डिस्क्लेमर। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मिस्टिक स्टोरी हब पर नए हैं, तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। 61। वैसे सिस्टम में बदलाव के बाद क्या बदलाव होंगे? क्या कोई विषाक्त पदार्थ निकलेगा या ऐसा कुछ होगा? रोहन गुप्ता ने पूछा। पहले संशोधन में मेजबान के शरीर में मौजूद लगभग सभी हानिकारक पदार्थ सिस्टम द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। सभी प्रायोगिक आंकड़ों के अनुसार 98वीं पीढ़ी की लेवल 1 जीन अनलॉकिंग तकनीक मेजबान के शरीर के प्रकार, रूप, रंग और अन्य विशेषताओं में कोई बदलाव नहीं करेगी, बल्कि उसे मूल ऊर्जा मूल्य के लिए और अधिक उपयुक्त बनाएगी। सिस्टम ने उत्तर दिया। ये ठीक है, जब तक ये कोई गंदगी या गंदा पदार्थ बाहर न निकाले, वरना मुझे नहाना पड़ेगा, कपड़े और चादरें बदलनी पड़ेंगी, और अगर इससे कोई बदबू आती है तो उसे समझाना मुश्किल हो जाएगा। मैं तैयार हूँ। सिस्टम, चलो 10 सेकंड में अनलॉक करना शुरू करते हैं। रोहन गुप्ता ने अपनी बात खत्म की और बिस्तर पर लेटकर इसके शुरू होने का इंतजार करने लगा। वह घबराया हुआ था। आखिरकार यह एक शारीरिक बदलाव था। उसे हमेशा लगता था कि इस बदलाव के बाद वह इंसान जैसा नहीं दिखेगा। कमांड की पुष्टि हो गई, सिस्टम ने उत्तर दिया। 10 सेकंड बाद रोहन गुप्ता को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने अपने शरीर का होश खो दिया हो और सब कुछ शांत हो गया। वह अंधेरे में डूब गया। वहां एक वीरान, शून्य और मौत जैसा सन्नाटा था, मानो उसकी आत्मा भी गायब हो गई हो। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चेतनाहीन आत्मा इधर उधर भटक रही हो। वो अब सोच भी नहीं पा रहा था। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं। एक अज्ञात अवधि के बाद रोहन गुप्ता की नींद खुली। फिर अचानक उसकी आंखें खुली और वह उठकर बैठ गया। उसने हाल की घटनाओं को याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। धड़कन बढ़ रही थी, हालांकि उसे कोई याद नहीं थी। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक अनुभव उसकी आत्मा में गहराई से अंकित हो गया हो। उसकी इंद्रियां अवरुद्ध हो गई थीं, यहाँ तक कि उसकी यादें और चेतना भी बंद हो गई थीं। सिस्टम, अभी क्या हुआ? ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस एक आत्मा हूँ, या वो एहसास भी धुंधला था। मुझे किसी और चीज़ का कोई एहसास ही नहीं था। रोहन गुप्ता खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो ये सब फिर कभी नहीं झेलना चाहता। अपने वजूद के धुंधलेपन का एहसास बहुत भयानक था, जो नींद की बेहोशी से बिल्कुल अलग था। वो बयान से बाहर था। सिस्टम ने मेजबान की आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को अवरुद्ध कर दिया है। मस्तिष्क में निर्मित तंत्रिका कोशिकाओं और सिनेप्स के बिना आत्मा के पास सोचने और स्मृति के लिए कोई वाहक नहीं है। जब तक लेवल 10 जीन लॉक को अनलॉक नहीं किया जाता, मानव आत्मा स्मृति और सोचने की क्षमताओं को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी, सिस्टम ने कहा। तो ये बात है, ये समझ में आता है, क्योंकि मानव स्मृति और सोचने की क्षमताएं मस्तिष्क से प्राप्त होती हैं। इसके बिना आत्मा के पास वास्तव में चीजों को संग्रहित करने और पहचान सोचने की क्षमताएं उत्पन्न करने की जगह नहीं है। हालांकि यह जानकारी बिल्कुल उपयोगी नहीं है, कम से कम सिस्टम ने आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि की है। रोहन गुप्ता ने विचारपूर्वक कहा। जहां तक लेवल 10 के बाद आत्मा के चीजों को संग्रहित करने के सिद्धांत की बात है, खैर कौन परवाह करता है। सिस्टम वैसे भी उसे नहीं बताएगा, वह समय आने पर फिर पूछेगा। ये सोचकर रोहन गुप्ता ने इस बारे में और नहीं सोचा। उसने पहले कोई बदलाव देखने का फैसला किया, इसलिए उसने तुरंत अपनी जानकारी बुलाई। होस्ट का नाम रोहन गुप्ता, लेवल 2 अनुभव 110 200। इस महीने का ऋण कोटा 10 लाख। इस महीने का व्यक्तिगत कोटा 20/20,000। दिसंबर के अंत तक ओवरड्राफ्ट। निकासी योग्य संपत्ति 5,18,000। आत्मा 106। शारीरिक फिटनेस 104। मूल ऊर्जा मूल्य 0। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा अमेरिकी डॉलर। अरे सिस्टम, मेरे सारे मूल ऊर्जा अंक क्यों गायब हो गए? रोहन गुप्ता ने आश्चर्य से पूछा। उसकी आत्मा और शारीरिक फिटनेस एकीकृत प्रदर्शन दिखा रहे थे, लेकिन उसके मूल ऊर्जा अंक गायब थे। सभी रिजर्व मूल ऊर्जा अंक मेजबान की शारीरिक फिटनेस में विलय हो गए हैं। पुनर्गणना की गई है। लेवल 2 से ऊपर के मूल ऊर्जा अंक स्वतंत्र वितरण है। प्रत्येक मूल ऊर्जा अंक केवल 2 गुणों में से एक को 2 अंक तक बढ़ा सकता है, लेकिन इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। लेवल 2 जेनेटिक लॉक को अनलॉक करने की शर्त यह है कि दोनों गुण 200 तक पहुंच जाएं, सिस्टम ने जवाब दिया। ये सुनकर रोहन गुप्ता समझ गया। लेवल 1 के दौरान प्रत्येक अंक अनिवार्य रूप से वितरित किया जाता था, लेकिन लेवल 2 पर यह स्वतंत्र गुण अंकों की तरह था। हालांकि पहले के विपरीत प्रत्येक अंक को एक एक करके नहीं जोड़ा जा सकता था, बल्कि एक बार में 2 अंक जोड़े जाते थे। सिस्टम से बाहर निकलकर रोहन गुप्ता ने कुछ चीजें आजमाई ताकि कोई शारीरिक बदलाव देख सकें। 10 मिनट बाद हर चीज आजमाने के बाद रोहन गुप्ता को कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आया। हालांकि उसकी स्मृति में सुधार हुआ प्रतीत हुआ।
पहले उसे नई जानकारी को याद करने के लिए 6 या 7 बार पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब 4 या 5 बार काफ़ी थे। उसकी समझने की क्षमता भी बढ़ गई थी। जहाँ तक उसके पिछले जन्म की यादों की बात है, भले ही वे बहुत स्पष्ट हो गई थी, फिर भी वो कोई महत्वपूर्ण जानकारी याद नहीं कर पा रहा था। अगर उसने कुछ याद भी किया, तो वे केवल वही चीज़ें थीं जिनमें पिछले जन्म में उसकी रुचि थी। जिन चीज़ों पर उसने ध्यान नहीं दिया था, उन्हें वह याद नहीं कर पा रहा था, भले ही उसने उन्हें पहले देखा हो। यह अजीब था, लेकिन फिर अपनी पहले की तर्क प्रक्रिया के साथ सोचने पर यह समझ में आया। यादें मस्तिष्क में संग्रहित होती हैं। मस्तिष्क बदलने के बाद पिछली यादों को याद करना असंभव था, लेकिन चेतना सिस्टम, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि आत्मा को लेवल 10 जेनेटिक लॉक अनलॉक करने के बाद ही याद करने की क्षमता मिलती है? मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पुनर्जन्म से पहले उस स्तर तक पहुंचा था, तो मैं अपने पिछले जन्म की चीजें कैसे याद कर पा रहा हूं? रोहन गुप्ता ने सिस्टम से अपने संदेह के बारे में पूछा। यह स्पष्ट रूप से एक बड़ा बग था। मेजबान की मूल आत्मा में याद करने की क्षमता नहीं थी। आपके इस हिस्से की स्मृति को सिस्टम ने अस्थायी रूप से संरक्षित किया था जब उसने सिंगुलैरिटी के कारण अस्थिर बदलाव के दौरान आपकी आत्मा के स्तर को जबरन बढ़ाया था। इसलिए आप केवल वही यादें याद कर सकते हैं जो आप पहले याद कर सकते थे। जिन यादों को आप किसी भी तरह से याद नहीं कर सकते थे, उन्हें स्वचालित रूप से त्याग दिया गया था, सिस्टम ने समझाया। सिंगुलैरिटी अस्थिर बदलाव क्या है? स्पेस टाइम अशांति या कुछ और? रोहन गुप्ता ने भ्रम में पूछा। उसने सोचा कि यह शायद लेवल 1 जेनेटिक लॉक अनलॉक करने का लाभ हो सकता है। चाहे वह कैसे भी पूछे, सिस्टम ने कभी नहीं बताया कि वह वापस कैसे आया। उसने स्पेस टाइम अशांति और ब्लैक होल जैसी चीज़ों के बारे में सुना था, और वह सिंगुलैरिटी, अस्थिरता और विस्थापन जैसे शब्दों को अलग अलग समझता था, लेकिन एक साथ रखने पर वह पूरी तरह से खो गया था। क्षमा करें, प्राधिकरण अपर्याप्त हैं, उत्तर देने में असमर्थ हैं। खैर, ठीक है, अगर मैं जांच नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। कम से कम उसे अपनी स्मृति समस्याओं के बारे में पता था और उसके पास कोई अन्य संदेह नहीं था। इससे ये भी समझ में आया कि वह केवल उन कुछ गानों को ही याद कर पा रहा था जिन्हें वह वास्तव में गाना जानता था। बाकी सभी गाने जो उसे याद थे, वह केवल उनके कुछ हिस्से या कुछ पंक्तियां ही याद कर पा रहा था। ऐसा लगता है कि सर्वशक्तिमान बनना संभव नहीं था। उसने सोचा था कि वह अंततः सभी प्रकार की जानकारी, फिल्में, समाचार और अन्य स्निपेट्स की पूरी यादें हासिल कर लेगा जो उसने देखे थे लेकिन सचेत रूप से याद नहीं किए थे। अब यह असंभव लगता है। वह केवल कुछ स्निपेट्स ही याद कर सकता था और बाकी जानकारी को सिस्टम ने सीधे त्याग दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, उसके पास अभी भी सिस्टम था, और उस जानकारी के बिना भी वह अभी भी कुछ बन सकता था। जहाँ तक उसकी शारीरिक स्थिति की बात है, उसने देखा कि उसके घूंसे अब हवा में एक ध्यान देने योग्य फुसफुसाहट पैदा करते थे, जो वह पहले कभी नहीं कर पाया था। उसकी ताकत भी बहुत बढ़ गई थी। जो डेस्क पहले कुछ भारी लगता था, अब आधे से ज़्यादा हल्का लग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे कोई महत्वपूर्ण सुधार महसूस नहीं हुआ था, भले ही वह मानव सीमा के करीब था। उसकी पूरी क्षमता अभी तक विकसित नहीं हुई थी। भविष्य में उसे लोगों को मारते समय सावधान रहना होगा, वरना वह किसी को मार सकता है। जब उसने आईने में देखा तो उसे अपने शारीरिक स्वरूप में कोई बदलाव नजर नहीं आया। वह पहले से ज़्यादा गोरा नहीं हुआ था, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर उसकी त्वचा बहुत सख्त हो गई थी। उसके चेहरे पर पहले मौजूद सभी निशान और मुहासों के दाग अब गायब हो गए थे। ये त्वचा सक दुनिया भर की महिलाओं को जलन से हरा कर देगी। हम संतुष्ट। मुझे यकीन है कि रिया शर्मा की त्वचा भी मेरी जितनी अच्छी नहीं है। रिया शर्मा के बारे में सोचते हुए रोहन गुप्ता को कुछ प्रतिक्रिया महसूस हुई। ओह पाप। लेकिन यह उसके लिए समझ में आया। पहले मूल ऊर्जा मूल्य एक बाहरी शक्ति थी, अब जब यह उसके शरीर में ही शामिल हो गया था, चीजें अलग होनी ही थीं। सारांश में, उसकी त्वचा में बहुत सुधार हुआ, उसकी ताकत बहुत बढ़ गई, उसका दिमाग और स्पष्ट हो गया, और बस इसके आगे कोई सुधार नहीं हुआ। वह लंबा नहीं हुआ और उसके कुछ हिस्से भी बड़े नहीं हुए, लेकिन फिर वह अभी केवल लेवल 1 पर था। अभी बहुत सारे स्तर बाकी थे। अगर उसने सोचा कि एक स्तर ऊपर करने से वह पलक झपकते ही दुनिया पर राज कर लेगा, तो ये कैसे संभव हो सकता था? यहाँ तक कि चीट्स भी उसे वहां नहीं पहुंचा सकते थे। लेवल 98 के बारे में सोचते हुए रोहन गुप्ता को चक्कर सा आ गया। वास्तव में लंबा रास्ता है। बस ये सोच रहा था कि क्या मूल ऊर्जा मूल्य बढ़ाने के अन्य तरीके हैं। केवल कार्य करने से उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमेशा लग जाएगा। भले ही वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाए, शायद वह ज़्यादा स्तर ऊपर नहीं कर पाएगा। जो भी हो, छोड़ो। अपने बदलावों का परीक्षण करने के बाद रोहन गुप्ता को कोई शिकायत नहीं थी। सामान्य तौर पर उसके सभी पहलुओं में सुधार हुआ था, और यह काफ़ी था। सोने का समय। कल व्यस्त दिन है, 3 दिसंबर, शुक्रवार। सुबह सबसे पहले रोहन गुप्ता ने क्लास टीचर को फ़ोन करके आधे दिन की छुट्टी मांगी, ये दावा करते हुए कि उसे सर्दी के लिए इंजेक्शन लेने जाना है। अंत में शीतल मेहता ने पूछा कि क्या ये गंभीर है। अगर ऐसा है तो वह पूरे दोपहर घर पर आराम कर सकता है। ये सुनकर रोहन गुप्ता ने पूरे दिन की छुट्टी ले ली। शीतल मेहता ने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा।
ये फ़ोन माता पिता को करना चाहिए था, लेकिन रोहन गुप्ता की हाल की प्रगति सभी के लिए स्पष्ट थी। एक दिन से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अगर उसे रोहन गुप्ता पर भरोसा नहीं होता और उसने किशोर शर्मा को पुष्टि के लिए फ़ोन किया होता, तो परिणाम चाहे जो भी हो, वह खुद को अजीब स्थिति में डाल देती। अगर यह पता चलता कि रोहन गुप्ता ने उससे झूठ बोला, तो किशोर शर्मा निश्चित रूप से उसे अनुशासित करता और रोहन गुप्ता उससे नाराज़गी रखता। अगर रोहन गुप्ता झूठ नहीं बोल रहा था, तो उसे यह आभास होता कि उसे उस पर भरोसा नहीं है। शीतल मेहता को इन जोखिमों की गणना करना आता था। यह कोई लंबी छुट्टी नहीं थी, बस एक दिन। ये केवल ये दर्शाता था कि कर्तव्यनिष्ठ छात्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अगर छात्र खराब प्रदर्शन करने वाला होता, तो उसे उसके भावनाओं की परवाह नहीं होती। उसके मामा और मामी सुबह जल्दी चले गए। अपनी दोनों बहनों को जाते देखने के बाद रोहन गुप्ता ने जल्दी से पिछले बार खरीदा हुआ परिधान पहना और अपना बैकपैक लेकर निकल गया। बैकपैक में उसकी स्कूल यूनिफॉर्म थी, जिसे वह दोपहर में लौटने पर बदलने की योजना बना रहा था, ताकि कोई चूक न हो। बैग में कोई किताबें नहीं थीं, क्योंकि उसे बाद में सरकारी कार्यालय में महत्वपूर्ण काम निपटाने थे। वो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तमाशा नहीं बनना चाहता था। लगभग 10 मिनट बाद रोहन गुप्ता टैक्सी लेकर प्रिया खन्ना की फैक्ट्री पहुंच गया। नाम दिलचस्प था, खन्ना सिटी पूर्वी हवा कपड़ा फैक्ट्री। उसे तुरंत पूर्वी हवा ऑटोमोबाइल्स का ख्याल आया। रोहन गुप्ता को कंपनी कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अगर पूर्वी हवा शब्द का इस्तेमाल आज़ादी से किया जा सकता है, तो क्या यह उनके ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं होगा? खैर, चूंकि यह अब इस्तेमाल में था, तो जाहिर है इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। बगल में ललित शर्मा की खन्ना सिटी शर्मा कपड़ा फैक्ट्री थी। ये नाम ज़्यादा सामान्य लग रहा था। आज प्रिया खन्ना के साथ उसके लेन देन का दिन था। ललित शर्मा देखने नहीं आया। प्रिया खन्ना पहले से ही कारखाने के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। कारखाने के कर्मचारियों ने प्रवेश द्वार पर मालिक को देखकर अपनी गति बढ़ा दी और सोचने लगे कि वह किसका इंतजार कर रही है। केवल कुछ ही उच्च स्तरीय कारखाने के कर्मचारियों को पता था कि प्रिया खन्ना खरीदार का इंतजार कर रही है, और जो लोग इच्छुक थे, वे पहले से ही प्रवेश द्वार की ओर अपना ध्यान लगाए हुए थे। खरीदार की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे और तरह तरह के विचार सोच रहे थे। दीदी प्रिया, आप दरवाजे पर क्यों इंतजार कर रही हैं? मैं आपके पास आ सकता था। रोहन गुप्ता मुस्कुराते हुए पास आया। हाँ, तुम मेरे भविष्य के बॉस बनने वाले हो। मैं तुम्हें खुद को ढूंढने कैसे आने दूं? प्रिया खन्ना हंसी। बॉस कौन है? आप भविष्य में कंपनी की रीढ़ हैं। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं। रोहन गुप्ता ने विनम्रता से उत्तर दिया। रिश्तों को बनाए रखने में लेन देन बहुत जरूरी है, खासकर जब शब्द मुफ्त हों। कई बार अभिवादन और बधाई देने के बाद दोनों फैक्ट्री में चले गए। प्रिय पाठकों, मैं आपसे वोट की भीख मांगता हूं। प्रिया खन्ना रोहन गुप्ता को लेकर फैक्ट्री के अंदर बाहर घूमी। वर्कशॉप के कर्मचारियों ने देखा कि एक युवक बैग लिए हर जगह प्रिया खन्ना का पीछा कर रहा था और बीच बीच में बातें कर रहा था। वे उत्सुक थे। हालांकि उनकी प्राथमिकता अपने मौजूदा काम में अच्छा प्रदर्शन करना था। भुगतान में देरी और कर्ज वसूली प्रिया खन्ना की जिम्मेदारियां थीं, और ये अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं थे। ज़्यादातर लोग अनजान बने रहे। कुछ उपद्रवी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कारखाने में ही रहना चाहते थे। उन्हें जहाज को जल्दी से डुबोने की कोई ज़रूरत नहीं दिखी। पूरी फैक्ट्री देखने के बाद रोहन गुप्ता काफ़ी संतुष्ट था। वे 2 मंजिला इमारत में फैक्ट्री मैनेजर के दफ्तर में लौट आए, जहां प्रिया खन्ना ने रोहन गुप्ता के लिए एक कप चाय बनाई। दीदी प्रिया, मैं इस फैक्ट्री से पूरी तरह संतुष्ट हूं। आप अभी वकीलों को बुला सकती हैं। हम जल्द ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे। लेकिन अब आपको फैक्ट्री के अंदर और बाहर की समस्याओं के बारे में मुझे बताना चाहिए, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्यशाला में घूमते हुए उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। वह जानता था कि इसका मतलब जरूर कोई कहानी है। प्रिया खन्ना पहले बहुत जल्दबाजी में थी, लेकिन अब उसे यह बात बताने में देर नहीं हुई थी। आखिरकार यह कोई बड़ी बात नहीं थी। नाव छोटी है, यह अभी तक रवाना नहीं हुई है, इसलिए कोई भी समस्या छोटी ही है। बाहर से तो सब कुछ बहुत सीधा साधा है। बस कुछ निर्माता ऑर्डर न देकर और भुगतान में देरी करके हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सप्लायर भी हैं जो अपना बिल लेने आते हैं। अंदर की बात, प्रिया खन्ना हिचकिचाई। अपनी गंदी बातें सबके सामने उजागर करना थोड़ा अजीब सा लगता है। यही सीधा कारण था कि लगभग 60 लाख रुपए की शुरुआती कीमत घटाकर 45 लाख रुपए कर दी गई। अधिग्रहण की शर्त में 1 वर्ष के भीतर किसी भी कर्मचारी को स्वेच्छा से नौकरी से न निकालने का प्रावधान शामिल है। कुछ लोग हैं जो लंबे समय से मेरे पिता के पीछे पड़े हैं और कारखाने के वित्त और खरीद के प्रभारी हैं। जब मेरे पिता आसपास थे तो सब कुछ ठीक था और किसी ने भी लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मेरे पिता के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्होंने गुप्त रूप से एक गिरोह बनाया और खातों में हेराफेरी और धोखाधड़ी सहित विभिन्न तरीकों से कारखाने के पैसे का गबन किया। उन्होंने कुछ डाउनस्ट्रीम कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी बेशर्मी से बातचीत की और रिश्वत ली। प्रिया खन्ना ने धीरे से समझाया। क्या उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? और अगर जहाज पलट गया तो सबको तैरना पड़ेगा? रोहन गुप्ता ने संदेह से पूछा।
इस तरह की बातें जो आमतौर पर सिर्फ उपन्यासों में होती हैं, असल जिंदगी में अक्सर नहीं होती। आखिरकार राष्ट्रीय कानून सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं होते। एक बार जब कोई जांच करता है तो कुछ लोगों का जेल जाना तय है। वे मुझे युवा और अनुभवहीन समझते हैं। कुछ ग्राहकों के साथ गलत व्यवहार करने के बाद उन्होंने मुझ पर पूरी तरह से भरोसा खो दिया। इसलिए वे फैक्ट्री बंद होने से पहले जितना हो सके उतना पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता को इसके बारे में पता चला और वे गुस्से में थे। वे पुलिस को बुलाना चाहते थे, लेकिन उनके लंबे समय के रिश्ते की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही मुख्य कारण है कि मेरे पिता ने फैक्ट्री बेचने के लिए सहमति दी। उनके पास इसे संभालने का दिल नहीं था, इसलिए वे बेधड़क स्थिति का फायदा उठा रहे हैं। वे मेरे पिता की नर्मदिली का फायदा उठाते हैं, प्रिया खन्ना ने समझाया। उसका दिल गुस्से से भर गया। वे लोग उसके पिता की दयालुता का फायदा उठा रहे थे, जिससे फैक्ट्री की नींव ही कमजोर हो रही थी। वह वास्तव में उन्हें जेल भेजना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने सख्ती से मना किया था। ये देखते हुए कि उसके पिता अभी भी अस्पताल में हैं, वह उनकी इच्छा के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने इसे नज़रअंदाज करना और तनाव से बचना चुना। क्या आपके पास कोई सबूत है? रोहन गुप्ता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इन उपद्रवियों को बाहर करना होगा। हालांकि उसने 1 साल तक किसी को न निकालने का वादा किया था, वह इन मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इसे संभालने के अभी भी बहुत सारे तरीके हैं। रिश्वत के कोई सबूत नहीं हैं। जब तक हम उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ते, यह उपयोगी नहीं होगा। हालांकि हमारे पास खातों में हेराफेरी और धोखाधड़ी के सबूत हैं। आखिरकार बहुत सारे नकली खाते फैक्ट्री के वित्त से जुड़े थे। बैंक स्टेटमेंट की जांच से वे उजागर हो जाएंगे, प्रिया खन्ना ने कहा। कुल कितना? रोहन गुप्ता ने पूछा। अगर यह छोटी राशि थी तो वह परेशान नहीं होता। आखिरकार गबन किया गया पैसा प्रिया खन्ना का था और यह वास्तव में उसका मामला नहीं था। फिर भी इन लोगों को बस ऐसे ही छोड़ देना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, खासकर ये देखते हुए कि प्रिया खन्ना भविष्य में उसके अधीन काम करेगी। अगर यह एक बड़ी राशि थी तो वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। ये लगभग 2 लाख रुपये के आसपास है, मुझे ठीक ठीक पता नहीं। आखिरकार इसका बहुत सारा हिस्सा सामान्य वित्तीय लेन देन में छिपा हुआ है, जिसे अलग करना मुश्किल है, प्रिया खन्ना ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। वाह, इनमें वाकई हिम्मत है। सक मैं इसे संभाल लूंगा, रोहन गुप्ता ने ठंडी हंसी के साथ कहा। 2 लाख रुपये से ज्यादा इन मैनेजरों में बांटने पर आसानी से उनकी वार्षिक तनख्वाह को कवर कर लेगा। और फिर कुछ, यह आंकड़ा केवल ज्ञात धोखाधड़ी वाले खातों का था। वास्तविक राशि, उसका मानना था, 3 लाख रुपये से कम नहीं होगी। ठीक है, प्रिया खन्ना ने जवाब दिया, ये देखकर खुश हुई कि रोहन गुप्ता पहल करने को तैयार है। आखिरकार यह उसका पैसा था जो गबन किया जा रहा था। ये वास्तव में रोहन गुप्ता की चिंता नहीं थी। रोहन गुप्ता ने फिर प्रिया खन्ना से सभी प्रमुखों को बुलाने के लिए कहा। 2 डिप्टी डायरेक्टर, वित्त, बिक्री और मानव संसाधन। फैक्ट्री ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए खरीद और उत्पादन का प्रबंधन 2 डिप्टी डायरेक्टर करते थे। कई लोग अन्य भूमिकाओं में भी काम कर रहे थे। कुल मिलाकर प्रबंधन में 5 लोग थे। लक्ष्मण देसाई डिप्टी डायरेक्टर उत्पादन के प्रभारी थे और प्रिया खन्ना के समर्थक थे। हालांकि उनका प्रभाव इतना कमजोर था कि इसका कोई असर नहीं पड़ता था। हालांकि प्रिया खन्ना ने कहा कि वह उसका समर्थन करते हैं। रोहन गुप्ता उनके बारे में ज्यादा आशावादी नहीं था। उसकी नज़र में तकनीकी और उत्पादन कार्यकर्ताओं को आमतौर पर पैसे गबन करने का अवसर नहीं मिलता। ये कहना कि कोई ईमानदार है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास अवसर नहीं है, थोड़ा भोला लगता है। दूसरे डिप्टी डायरेक्टर किशन गणपति बिक्री और खरीद के प्रभारी थे। जहां तक अन्य कार्यकारियों की बात है, रोहन गुप्ता ने उनकी विशिष्ट भूमिकाओं को याद करने की जहमत नहीं उठाई। सभी इस मौजूदा ऑपरेशन के निशाने पर थे। प्रिया, मैं इस फैक्ट्री को इस युवक को बेचने का कड़ा विरोध करता हूं। कर्मचारी भी सहमत नहीं होंगे। तुम फैक्ट्री को आग में झोंक रही हो। तुम्हारे पिता इस तरह के बच्चे को बेचने के लिए सहमत नहीं होंगे, किशन गणपति ने प्रिया खन्ना से जोर से कहा। कुछ दिन पहले जब उसे पता चला कि प्रिया खन्ना फैक्ट्री बेचने का इरादा रखती है, उसने इसका जोरदार विरोध किया और हर संभव तरीके से उसे मनाने की कोशिश की। अगर फैक्ट्री बिक गई तो वे पैसे कैसे गबन कर पाएंगे? नया फैक्ट्री मालिक निश्चित रूप से अपरिचित लोगों को महत्वपूर्ण विभागों का प्रबंधन करने के लिए नहीं रखेगा। उसने थोड़ा समझौता करने के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया था, लेकिन अब पीछे हटना बहुत देर हो चुकी थी। भले ही वह चाहता, उसके अधीनस्थ कभी भी पैसा वापस करने के लिए सहमत नहीं होंगे। वह पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह चिंतित था। लेकिन आज जब उसने देखा कि नया आने वाला सिर्फ एक बच्चा है, उसने उसे डराने के बारे में सोचा। जितना अधिक वह देरी कर सकता था उतना बेहतर था। उसे यकीन था कि प्रिया खन्ना के पिता पुलिस को बुलाकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। जितना अधिक वह देरी करता उतना अधिक पैसा वो गबन कर सकता था। यह मेरे परिवार की फैक्ट्री है, प्रिय चाचाओं, आपको ये तय करने का अधिकार नहीं है कि मैं इसे बेचूं या नहीं, प्रिया खन्ना ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया। छोटी प्रिया, अगर तुम फैक्ट्री बेच देती हो और यह युवक हमें निकाल देता है तो हम बूढ़ी हड्डियां भविष्य में कैसे जीवित रहेंगी? किशन गणपति ने चिंता के भाव के साथ कहा।
चिंता मत करो, रोहन गुप्ता तुम्हें नहीं निकालेगा, यह अनुबंध की शर्तों में लिखा है, प्रिया खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे विश्वास नहीं है, हम एक युवा लड़के के शब्दों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी फैक्ट्री बेचने से असहमत हूँ। छोटी प्रिया, तुम उसके बहकावे में मत आना, क्या वो वाकई इसे खरीद सकता है? कई मैनेजरों ने एक साथ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, ये जानते हुए कि अगर उन्होंने अब स्टैंड नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। धम, सब चुप रहो। रोहन गुप्ता ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और जोर से चिल्लाया, मन ही मन खुश हो रहा था कि आखिरकार उसे कंपनी में हमेशा दब्बू पोते की भूमिका नहीं निभानी पड़ रही थी। इस बार वह अपनी सत्ता दिखाना चाहता था। रोहन गुप्ता ने नीचे बैठे लोगों को ठंडी नजरों से देखा और कहा, यह क्या तमाशा बना रहे हो? क्या मैं तुमसे सलाह लेने आया हूँ? नहीं, मैं तुम्हें याद दिला दूं, यह एक कानून द्वारा शासित समाज है। फैक्ट्री का स्वामित्व प्रिया खन्ना के पिता के पास है और उन्होंने प्रिया खन्ना को इसे पूरी तरह से संभालने का अधिकार दिया है। ये तुम्हारा मामला नहीं है, समझे? तुम निर्णय लेने वाले नहीं हो, तुम में योग्यता नहीं है। थोड़ा रुककर रोहन गुप्ता ने आगे कहा, यह पहली बात थी। दूसरी, मुझे परवाह नहीं अगर तुम प्रिया खन्ना पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर तुम मेरी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हो तो मैं इसे नज़रअंदाज नहीं करूंगा। मेरे पास पिछले समझौते को नज़रअंदाज करने का पूरा अधिकार है जिसमें तुम्हें रखने की बात थी। इसे याद रखो, मेरे शब्दों को खाली बात न समझो। जो कोई भी मेरी विश्वसनीयता पर संदेह करने की हिम्मत करता है वह जा सकता है, मैं तुम में से किसी को नहीं रखूंगा। हैरान चेहरों को देखकर रोहन गुप्ता ने एक घूंट पानी लिया और आगे कहा, तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे इरादों को समझता हूँ। फैक्ट्री के लिए तुम्हारी सालों की सेवा के सम्मान में मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा गैरकानूनी तरीके से लिए गए पैसे को भी नहीं भूलूंगा। तुम्हें प्रिया खन्ना के पिता के लिए इसका एक हिस्सा वापस करना चाहिए। परसों तक 2 लाख रुपये जमा करो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? तुम अपनी राय रख सकते हो, लेकिन अगर तुमने पैसा वापस नहीं किया तो हम इसे अदालत में निपटा सकते हैं, ठीक है? प्रिया खन्ना के पिता को थोड़ा सम्मान देते हुए रोहन गुप्ता कम राशि के साथ समझौता करने को तैयार था बजाय पूरी राशि वापस मांगने के। ये परिणाम सभी को सम्मान बचाने की अनुमति देता था। प्रिया खन्ना के पिता रिश्तों को खत्म करने में संतुष्ट होंगे, जबकि अन्य लोग उनकी दयालुता के लिए आभारी होंगे। यह एक बेदाग समाधान था। समूह रोहन गुप्ता की टिप्पणियों से डर गया। ये सोचकर कि युवा छात्र जैसा दिखने वाला व्यक्ति आसानी से धोखा खा जाएगा, वे गलत थे। रोहन गुप्ता निरंकुश था और उनके छोटे मोटे हथकंडों से धोखा नहीं खा सकता था। उन्हें हैरान देखकर रोहन गुप्ता संतुष्ट हुआ और ठंडे स्वर में आगे कहा, ठीक है, चूंकि तुम में से किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो इसे पूरा करो। जहां तक तुम्हारे भविष्य के रास्तों की बात है, ये तुम पर निर्भर है। इस सप्ताह सभी वित्तीय मामले मेरी मंजूरी के बिना स्थगित हैं, केवल आय की अनुमति है, कोई खर्च नहीं। याद रखो, मैं 50 लाख रुपये खेलने के लिए नहीं निवेश कर रहा। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा अंदरूनी खेल उजागर नहीं हो सकता तो मैं तुम्हें जेल भेजने के लिए और 50 लाख रुपये खर्च करने में नहीं हिचकूंगा। बस इतना ही। दीदी प्रिया, आपके पास कुछ जोड़ने के लिए है? रोहन गुप्ता ने 1 सेकंड बाद रुककर पूछा। नहीं, और कुछ नहीं, प्रिया खन्ना ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। उसने उम्मीद की थी कि रोहन गुप्ता मैनेजरों से घबराएगा, इसके बजाय उसने उन्हें एक घातक प्रहार किया जिसने उन्हें रक्षाहीन छोड़ दिया, जैसे पानी के नीचे छिपा हुआ मगरमच्छ जो सभी को चौंका देता है। ठीक है, तो चलिए, कंपनी रजिस्टर कराने के लिए वकील के साथ औद्योगिक एवं वाणिज्यिक ब्यूरो चलते हैं। आप कानूनी प्रतिनिधि होंगी, प्रिया खन्ना, फिर हम ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और बाकी प्रक्रियाएं निपटा सकते हैं, रोहन गुप्ता ने कहा। हैरान मैनेजरों की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, जहां तक आपकी बात है, आप बस अपना काम जारी रखें और उत्पादन प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी न करें। याद रखें, अगर मुझे परसों तक पैसे नहीं मिले तो अगले दिन पुलिस आ जाएगी। सबको अलविदा। इसके बाद रोहन गुप्ता प्रिया खन्ना के साथ कार्यालय से बाहर चला गया और मैनेजर एक दूसरे को घूरते रह गए। सभी रोहन गुप्ता के शब्दों और निर्दयी रवैये से हिल गए। वे उन दिनों को याद किए बिना नहीं रह सके जब प्रिया खन्ना प्रभारी थी। रोहन गुप्ता की तुलना में, जो एक भेड़िए जैसा था, प्रिया खन्ना की प्रबंधन शैली एक मेमने जैसी थी। प्रिय पाठकों, मैं आपसे वोट की भीख मांगता हूं। बॉस, अभी तो आप बहुत दबंग थे। जैसे ही वे इमारत से बाहर निकले, प्रिया खन्ना की अभिव्यक्ति हंसी में बदल गई। इससे पहले रोहन गुप्ता जिस तरह से अपना दबदबा दिखा रहा था, उससे वह उत्तेजित हो गई थी, मानो किसी टीवी सीरियल का कोई दृश्य हो जहां कोई अपनी बातों से सबको मात दे देता है। बेशक वह उसकी प्रशंसा करती थी, लेकिन किसी रोमांटिक अंदाज में नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी क्षमताओं के लिए। आखिरकार वह 25 साल की हो चुकी थी, रोहन गुप्ता से पूरे 7 साल बड़ी, जिससे कुछ भी होना नामुमकिन था। उसने कभी किसी कम उम्र के आदमी के साथ डेटिंग करने के बारे में नहीं सोचा था। वह अब कोई आवेगशील युवती नहीं रही थी। वह रोहन गुप्ता को अपने छोटे भाई के रूप में देखती थी।
तुम बेरहम नहीं हो, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता और मुझे उनकी पिछली उपलब्धियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं भावनाओं या तर्क के बारे में बात करने की जरूरत है, चाहे वे कोई भी हो। रोहन गुप्ता खुद को विशेष रूप से सक्षम महसूस नहीं कर रहा था। अगर यह कारखाना उसका होता और उसके साथ 10-20 साल से काम कर रहे पुराने कर्मचारियों का एक समूह होता तो वह निर्दयी भी नहीं होता, वह एक भावुक व्यक्ति था। ही, ये सच है। प्रिया खन्ना धीरे से हंसी। चलो जल्दी से प्रक्रियाएं शुरू करते हैं। शुक्र है कि मैंने एक दिन की छुट्टी ले ली है। चलो आज ही वो सारे काम निपटा लेते हैं जिनमें मेरी निजी भागीदारी जरूरी है। आज शुक्रवार था, अगर वे सब कुछ पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। कष्टप्रद। हाँ, वकील कांत पहले से ही औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो के लिए रवाना हो चुके हैं। वे हमारे लिए पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुझे कंपनी स्थापित करने और फैक्ट्री स्थानांतरित करने की प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, प्रिया खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी ऐसा नहीं करता, मैं पेशेवर मामलों को पेशेवरों पर ही छोड़ देता हूँ। ये कहने के बाद प्रिया खन्ना ने अपने पिता की मारुति कार चलाई और रोहन गुप्ता के साथ खन्ना सिटी के औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो पहुंची। वकील कांत, आपको इंतजार कराने के लिए माफ करना, मैं आपका बॉस हूं, रोहन गुप्ता। जैसे ही वे ब्यूरो में दाखिल हुए, उन्होंने सूट पहने एक आदमी को ब्रीफकेस पकड़े प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा। प्रिया खन्ना जल्दी से उसका परिचय कराने के लिए उसके पास गई। मिस खन्ना, नमस्ते। बॉस गुप्ता, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने युवा होंगे। कांत मिश्रा एक पल के लिए चौंक गए, फिर उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया। आखिरकार वो काफी दुनियादारी वाला था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, वकील कांत। चलिए अंदर चलते हैं, रोहन गुप्ता मुस्कुराया। कृपया मेरा पीछा करें। वे अंदर चले गए। उस समय कुछ लोग सामग्री जमा करने के लिए कतार में खड़े थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि उनकी बारी आने में कुछ समय लगेगा। बॉस गुप्ता, लीजिए, कुछ कंपनियों के नाम चुनने के लिए ये फॉर्म भरिए। वकील कांत ने एक फॉर्म निकाला। ठीक है। रोहन गुप्ता ने फॉर्म लिया। कंपनी के नाम के लिए उनकी पहली पसंद थी शेन गुप्ता लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उन्होंने इस पर पूरी रात विचार किया था। बेशक नाम उपलब्ध न होने की स्थिति से बचने के लिए उन्होंने कई अन्य नाम भी सोचे थे जो उनके अपने नाम से संबंधित नहीं थे। वकील की मदद से फॉर्म जमा करने के बाद उन्होंने फंड सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की। वकील के संपर्क यहाँ मददगार साबित हुए, वरना यह इतना जल्दी कैसे हो सकता था। रोहन गुप्ता को लगा कि शुरू में तय की गई 5,000 रुपये की मजदूरी की फीस इसके लायक थी। एक बार सभी सामग्री तैयार हो जाने के बाद वे वापस लौट आए। दोपहर तक अभी 1 घंटे से ज्यादा समय था। कांत मिश्रा ने एक और ढेर सारे फॉर्म लाए और कहा, मिस खन्ना, बॉस गुप्ता, हमें इस बार थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। उनके विभाग के सभी लोग मीटिंग के लिए गए हैं, केवल एक व्यक्ति बचा है। कोई बात नहीं, रोहन गुप्ता ने कहा। उन्होंने लगभग 20 मिनट बिताए। आखिरकार उन्होंने सभी फॉर्म भर दिए और उनकी जांच कर ली। दीदी प्रिया, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ, मुझे टॉयलेट जाना है। ऐसा लगता है कि हमारी बारी लगभग आ गई है। आप और वकील कांत सामग्री जमा कर सकते हैं, रोहन गुप्ता उठकर बोला। ठीक है, प्रिया खन्ना ने कहा। फिर बिना किसी से पूछे रोहन गुप्ता ने टॉयलेट की तलाश शुरू की। उसे तीसरी मंजिल पर पुरुषों का टॉयलेट ढूंढने में कुछ मिनट लगे। जब वह पेशाब कर रहा था और अपने हाथ धो रहा था, तभी पीछे से एक हैरान आवाज सुनाई दी। अरे गुप्ता, तुम भी यहाँ हो? रोहन गुप्ता ने मुड़कर देखा। उसे तुरंत उस शख्स की याद आई जिसने पेंटिंग तोड़कर उसे धोखा दिया था। तुम्हारा नाम अरुण कुछ है ना? रोहन गुप्ता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मेरा नाम अरुण पाठक है। काफी समय हो गया, लेकिन तुम अभी भी उतने ही शानदार दिख रहे हो, अरुण पाठक ने मजाक में कहा। उसे भी याद था, पिछली बार उसने औपचारिक रूप से अपना परिचय नहीं दिया था, जिसका उसे अफसोस था। ये पता चला कि वह एक छोटे मोटे गुर्गे की तरह था, जिसका नाम दूसरे व्यक्ति को भी नहीं पता था। तुम स्कूल में क्यों नहीं हो? यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन गुप्ता ने पूछा। अरुण पाठक छात्र की तरह कपड़े पहने हुए था। इसके अलावा उसकी स्कूल यूनिफॉर्म दूसरी मिडिल स्कूल की थी। जाहिर है वह एक छात्र था। आज शुक्रवार है, सप्ताहांत नहीं। हालांकि रोहन गुप्ता को नहीं पता था कि अरुण पाठक किस कक्षा में है, लेकिन वह जानता था कि शुक्रवार को उसकी कक्षाएं न होना असंभव है। मुझे कल रात सर्दी हो गई थी, आज सुबह जल्दी ड्रिप लगवानी पड़ी और मैंने आधे दिन की छुट्टी ले ली। अस्पताल से लौटते समय मैं यहाँ टॉयलेट का उपयोग करने के लिए रुका। ड्रिप लेना इतना परेशान करने वाला है क्योंकि इसमें इतना पानी होता है, अरुण पाठक ने शिकायत की। खैर, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हें और नहीं रोकता। वे कहते हैं कि दो विपरीत दिमाग एक साथ योजना नहीं बनाते। लेकिन दूसरी बार सोचने पर यह बहाना बहुत परिचित लग रहा था। उसने इसे पहले कहाँ सुना था? ओह माय गॉड, ये वही कारण था जो उसने आज सुबह छुट्टी लेने के लिए दिया था। कितना संयोग! क्या गुप्ता जी यहाँ कारोबार के लिए आए हैं? अरुण पाठक ने शर्मीली मुस्कान के साथ पूछा।
बेशक उसने रोहन गुप्ता की अधीरता को नोटिस किया था, लेकिन यही बात अमीर दूसरी पीढ़ी को आम लोगों से अलग करती थी। वे सहन कर सकते थे। एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वे भागने के बारे में नहीं सोचते थे। वे करीब आने को तरजीह देते थे। क्या बात है? रोहन गुप्ता ने उदासीनता से पूछा। कुछ नहीं, मेरे पिता यहाँ के स्थायी डिप्टी डायरेक्टर हैं। अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ। अरुण पाठक ने तुरंत पेशकश की, यह उम्मीद करते हुए कि वह रोहन गुप्ता के साथ अच्छे संबंध बना सकता है। यह उसका अपना क्षेत्र था। अगर अब नहीं तो वह कब अपनी ताकत दिखा सकता था और मदद कर सकता था। वह यहाँ काम करवा सकता था, लेकिन उसे कहीं और मदद मांगनी पड़ती। शहर के नेताओं के बच्चों के विपरीत उन्हें हर जगह विशेषाधिकार प्राप्त थे। मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। मैं जाकर देखता हूँ कि उनका क्या हाल है। रोहन गुप्ता ने एक पल सोचने के बाद जवाब दिया। उसने इस प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकराया नहीं। अच्छे इरादों वालों को ठेस पहुंचाना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। वो उसे एक मौका देने को तैयार था। जितने ज्यादा दोस्त उतना बेहतर। उसने अरुण पाठक की आंखों में केवल भोलापन देखा। उसमें कोई चालाकी या दुष्टता नहीं थी, वरना वो उसके साथ डील करने की जहमत नहीं उठाता। आप जो भी काम कर रहे हैं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि गुप्ता जी के लिए इसे जल्दी कर दिया जाए। अरुण पाठक ने जल्दी से आश्वासन दिया। चलो, रोहन गुप्ता ने उदासीनता से कहा। वकील कांत के स्पष्टीकरण के अनुसार भले ही वह अपने संपर्कों का उपयोग करके लाइसेंस प्राप्त कर ले, फिर भी इसमें कुछ दिन लगेंगे। इसके अलावा सप्ताहांत आ रहा था। इसका मतलब था कि उसे 5 या 6 दिन इंतजार करना होगा। चूंकि अरुण पाठक यहाँ था, वह सोच रहा था कि क्या सब कुछ आज ही निपटा लिया जा सकता है। ये कहकर रोहन गुप्ता बाहर निकल गया। अरुण पाठक भी खुशी खुशी उसके पीछे चल पड़ा। इस समय प्रिया खन्ना को भी आसानी नहीं हो रही थी। मैं पहले यहाँ थी, उसे कतार में आगे क्यों जाने दिया गया? प्रिया खन्ना ने नाराजगी जताई। वह लंबे समय से कतार में इंतजार कर रही थी जब उसकी बारी आए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही उसकी बारी आई, एक मध्यम आयु का मोटा आदमी दौड़ता हुआ आया और कतार में आगे घुस गया। अंदर के कर्मचारी उसे जानते थे और उसके साथ खुशी खुशी बातें करने लगे। प्रिया खन्ना को नजरअंदाज करते हुए वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। अरे सुंदर महिला, अगर तुम चिल्लाती रही तो तुम्हारा काम आज नहीं होगा। परसों से छुट्टी शुरू हो रही है। तुम्हें अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है, और वो भी शायद क्योंकि यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। हाँ हाँ। प्रिया खन्ना गुस्से से भड़क उठी। संबंधित विभागों की दक्षता राष्ट्रीय शिकायत का विषय थी। उसने इसके बारे में केवल सुना था, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था। वह सामाजिक बातचीत में अपना गुस्सा जाहिर कर सकती थी, लेकिन यहाँ ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। वो रोहन गुप्ता के लिए कोई परेशानी नहीं पैदा करना चाहती थी। युवती, मैं हूँ विनोद जैन, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? कतार में आगे घुसने वाले व्यक्ति ने मुड़कर प्रिया खन्ना की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उसने पहले उस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो जल्दी में था। इस पल उसने आखिरकार प्रिया खन्ना को, एक खूबसूरत महिला को, नोटिस किया और उसका दिल धड़कने लगा। इस मोटे आदमी को देखकर, जो हंसते समय और भी भद्दा लग रहा था, प्रिया खन्ना को घिना रही थी। निकालो। दांत पीसते हुए प्रिया खन्ना ने उसे चले जाने को कहा। इस युवती में तो दम है। मेरे यहाँ रसूख है। अगर हम दोस्त बन जाते हैं तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारा काम आज ही हो जाए। कैसा रहेगा? विनोद जैन को इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रिया खन्ना उसे गाली दे रही थी और उसने शर्त रखना शुरू कर दिया। ये सुनकर प्रिया खन्ना गुस्से में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने सोचा, दुनिया में ऐसे घिनौने लोग भी हैं, लेकिन वह ऐसी नहीं थी जो दूसरों को गाली दे। भले ही वह चाहती, उसे ऐसी गंदी बातें कहने में शर्मिंदगी होती। उसे गंदे मुंह वाले लोग सबसे ज्यादा नापसंद थे। तभी पीछे से एक आवाज गूंजी। दीदी प्रिया, काम कैसा रहा? रोहन गुप्ता ने दरवाजे पर पूछा। वे लोग दूसरों को परेशान करते हैं और मेरे आवेदन पर कार्रवाई नहीं करते। कुछ लोग तो कतार में भी आगे घुस गए, प्रिया खन्ना ने गुस्से में कहा और रोहन गुप्ता के पास चली गई। उसने धीरे से बोला, क्योंकि उसके पीछे कतार में कुछ लोग उन्हें देख रहे थे। वह कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी और रोहन गुप्ता के लिए परेशानी पैदा करना नहीं चाहती थी, जिससे वह हंसी का पात्र बन जाए। वे कार्रवाई नहीं करेंगे? क्यों? अभी तो दिन खत्म भी नहीं हुआ है। क्या सामग्री में कोई समस्या है? रोहन गुप्ता ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसका समय सीमित था, क्योंकि उसे दोपहर में अन्य काम निपटाने थे। आज एक दुर्लभ छुट्टी का दिन था और वह अगले सोमवार तक देरी नहीं कर सकता था, खासकर क्योंकि शीतल मेहता उसे आसानी से छुट्टी नहीं देती। हमारी बारी आई थी, लेकिन एक मोटा आदमी कतार में आगे घुस गया। जब मैंने उसका विरोध किया तो कर्मचारी ने मुझ पर चिल्लाने का आरोप लगाया और कहा कि वे आज इसे प्रोसेस नहीं करेंगे। प्रिया खन्ना ने स्थिति को संक्षेप में समझाया। उसने यह उल्लेख नहीं किया कि विनोद जैन ने उससे छेड़खानी की थी, क्योंकि इससे उसे घिन महसूस हो रही थी। हाँ, खराब रवैया, इसे वे खराब रवैया कह रहे हैं। रोहन गुप्ता ने ठंडी हंसी के साथ कहा। कतार में आगे घुसना एक बात थी, लेकिन उनके आवेदन पर कार्रवाई न करना अस्वीकार्य था।
समय कीमती था और समय बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करना था। ऐसा लगता था कि अरुण पाठक को साथ लाने का फैसला सही था। छोटे अरुण, रोहन गुप्ता ने बिना सिर घुमाए पुकारा। गुप्ता जी, आप चाहते हैं कि मैं क्या करूं? रोहन गुप्ता के पीछे खड़ा अरुण पाठक सम्मानपूर्वक आगे आया। उसने प्रिया खन्ना के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना था और जानता था कि यह रोहन गुप्ता के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का अवसर था। हालांकि वह कर्मचारी के व्यवहार को तुच्छ समझता था, लेकिन वह यह नहीं मान सकता था कि यह उसके पक्ष में काम कर रहा था। मुझे एक कंपनी स्थापित करनी है और एक फैक्ट्री ट्रांसफर करनी है। इसे मेरे लिए निपटा दो, मुझे जल्दी है। क्या ये कोई समस्या है? रोहन गुप्ता ने शांति से कहा। गुप्ता जी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। इसे मुझ पर छोड़ दें। इस कार्यालय का पूर्व प्रमुख अभी भी अस्पताल में रिटायरमेंट की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए मेरे पिता प्रभारी हैं। जो कोई भी गुप्ता जी का अनादर करने की हिम्मत करेगा, उससे निपटा जाएगा। अरुण पाठक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, धीरे से बोलते हुए ताकि आसपास के लोगों का ध्यान न जाए। काउंटर पर मौजूद लोगों ने अरुण पाठक के शब्द नहीं सुने, वरना कहानी कुछ और होती। प्रिया दीदी, सारे दस्तावेज उसे दे दो, हम यहीं इंतजार करेंगे। उसके पिता इस जगह को चलाते हैं। रोहन गुप्ता ने प्रिया खन्ना से फुसफुसाते हुए कहा। ओह लो, प्रिया खन्ना ने अपने विचारों से बाहर निकलते हुए दस्तावेज सौंपे। अरुण पाठक के शब्दों से उसे एहसास हुआ कि रोहन गुप्ता का बैकग्राउंड जरूर शक्तिशाली है। निश्चिंत रहें गुप्ता जी और दीदी, अरुण पाठक ने सम्मानपूर्वक कहा, दस्तावेज स्वीकार करते हुए। वह रोहन गुप्ता के संपर्कों के नेटवर्क की प्रशंसा करता था और उसे एहसास हुआ कि रोहन गुप्ता का दर्जा भविष्य के डायरेक्टर से भी ऊंचा होगा। अरुण पाठक दस्तावेजों के साथ कार्यालय में तेजी से घुसा। भविष्य के विपरीत खन्ना सिटी का औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो में कोई सर्विस हॉल नहीं था। ज्यादातर सेवाएं व्यक्तिगत कार्यालयों में संभाली जाती थीं और दरवाजे खुले थे। एक समय में एक व्यक्ति की प्रोसेसिंग होती थी। अरे, इस केस पर काम शुरू करो और उस आदमी को अगले हफ्ते वापस आना, अरुण पाठक ने अहंकार के साथ कहा। युवा कर्मचारी के डेस्क पर पहुंचकर उसने सेक्शन चीफ या डिप्टी चीफ को ढूंढने का इरादा किया था, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थे। यह नया कर्मचारी अपनी भड़ास निकालने के लिए एकदम सही लग रहा था। तुम अपने आप को क्या समझते हो? बस ऐसे ही घुस आए? बाहर निकलो, ये बच्चों की जगह नहीं है, युवा कर्मचारी ने गुस्से में जवाब दिया। वह खराब मूड में था और उसने अपनी नई प्राप्त शक्ति दिखाने का फैसला किया। मैं, धिक्कार है। अरुण पाठक गुस्से में आ गया। अपने पिता के क्षेत्र में रोहन गुप्ता के सामने अपमानित होना शर्मनाक था। ये युवा कर्मचारी अब उसका नंबर एक दुश्मन बन गया था। धिक्कार है। तुम कौन हो? यहीं रुको। लोग, तुम्हारे नेता कहाँ गए? अरुण पाठक ने चिल्लाकर कहा, बिना हिंसा का सहारा लिए मामले को निपटाने का दृढ़ निश्चय किया। हटो, रास्ता दो, यहाँ क्या हो रहा है? प्रभारी एक व्यक्ति भीड़ को चीरते हुए दरवाजे पर आया। ये हंगामा कौन मचा रहा है? ओह, ये तो पाठक जी हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने तुरंत अरुण पाठक को मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। अरुण पाठक नियमित आगंतुक नहीं था, इसलिए उसका आश्चर्य वास्तविक था। ये सेक्शन चीफ जयंत हैं। आप अपने अधीनस्थों को कैसे प्रशिक्षित करते हैं? इस नए लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की। आपका प्रशिक्षण बहुत खराब है, अरुण पाठक ने जोर से कहा, ये जानते हुए कि सेक्शन चीफ जयंत केवल एक डिप्टी हैं और उन्हें उनका सम्मान करने की जरूरत नहीं है। श्रीमान पाठक, क्या हुआ कि आप नाराज हैं? सेक्शन चीफ जयंत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, अरुण पाठक का सामना करने की हिम्मत नहीं करते हुए। उस लड़के ने मुझसे बदतमीजी की और मेरे दोस्त की मदद करने से इनकार कर दिया। आप इसका क्या करने जा रहे हैं? अरुण पाठक ने डरते हुए युवा कर्मचारी की ओर इशारा करते हुए मांग की। क्या ये सच है? शांत हो जाए श्रीमान पाठक, मुझे इसे संभालने दीजिए, सेक्शन चीफ जयंत ने कठोर भाव से युवक की ओर मुड़ते हुए कहा। विकास तिवारी, तुमने अब क्या किया है? क्या तुम अपनी पिछली गलतियों से नहीं सीख सकते? श्रीमान पाठक हमारे डायरेक्टर के इकलौते बेटे हैं, अपनी बात समझाओ, सेक्शन चीफ जयंत ने डांटा। मैं, विकास तिवारी हकलाते हुए बोला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने दूर के रिश्तेदार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था और अब खुद मुश्किल में पड़ गया। बस, हम बाद में तुमसे निपट लेंगे, पहले इस पर कार्रवाई करो, सेक्शन चीफ जयंत ने अधीरता से आदेश दिया। ठीक है, विकास तिवारी ने घबराहट से जवाब दिया और कांपते हाथों से जल्दी से कागजी कार्रवाई संभाली। और तुम बाहर निकल जाओ, तुम अगले हफ्ते वापस आ सकते हो, अरुण पाठक ने विनोद जैन को निर्देश दिया और उसे और अधिक सजा देने का अवसर दिखाई दिया। हाँ, समझ गया। विनोद जैन ने बार बार सिर हिलाया और अपनी सामग्री इकट्ठा करने के बाद जल्दी से चला गया। प्रिय पाठकों, मैं आपसे वोट की भीख मांगता हूँ। गुप्ता जी, क्या आप संतुष्ट हैं? विनोद जैन के जाते ही अरुण पाठक का चेहरा बदल गया। उसने अपना सिर घुमाया और रोहन गुप्ता से सम्मानपूर्वक कहा, मानो वह प्रशंसा चाह रहा हो। ये सुनकर सेक्शन चीफ जयंत और विकास तिवारी, जो किसी काम में व्यस्त थे, चौंक गए। गुप्ता जी,
सेक्शन चीफ जयंत विकास तिवारी को सहानुभूति भरी नजरों से देखने और मन ही मन उसे कोसने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हें सच में बखेड़ा खड़ा करना आता है। जाहिर है ये किसी और बड़े नेता का बेटा है, कम से कम शहर के स्तर पर तो। अब तुमने भावी निदेशक के बेटे अरुण पाठक को और एक और बड़े नेता के बेटे रोहन गुप्ता को और पिछली बार के कार्यकारी उप महापौर जो अगले साल के भी महापौर हैं को नाराज कर दिया है। ठीक है, अगली सेक्शन मीटिंग का इंतजार करो। सेक्शन चीफ जरूर बहुत नाराज होंगे और शायद किसी को खा जाने का मन भी करेंगे। जहां तक विकास तिवारी की बात है, उसे नहीं पता था कि उसका क्या हश्र होगा, लेकिन साफ था कि इस बार उसने एक साथ 2 राजकुमारों को नाराज कर दिया था। बयूरो उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखें उदास हो गईं। हालांकि उसे नौकरी से निकालना नामुमकिन था, लेकिन उसका करियर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। विकास तिवारी माफी मांगना चाहता था, लेकिन वह अभी अभी स्नातक हुआ था। हाई स्कूल से निकले इन 2 दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चों को देखकर वो माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ठीक है, शुक्रिया, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि अरुण पाठक थोड़ा बदचलन था, फिर भी उसने मदद जरूर की। वे दोस्त बनेंगे या नहीं, यह उसके भविष्य के व्यवहार पर निर्भर करता था। इसका जिक्र मत करो। गुप्ता जी के लिए कारोबार करना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह मेरा फ़ोन नंबर है। अगर भविष्य में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। मैं कोई न कोई रास्ता निकाल ही लूँगा। अरुण पाठक ने एक कागज़ पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर रोहन गुप्ता को देते हुए कहा। यह वादा सिर्फ रोहन गुप्ता के लिए था। पिछली बार का पैसा आसानी से खर्च नहीं हो सकता था। साथ ही उनके दूसरी पीढ़ी के अमीर दोस्त भी दिखावा करना चाहते थे। उन्होंने कुछ और दोस्तों को भी बुलाया, जिन्होंने रोहन गुप्ता की मेहरबानी का बदला चुकाने पर जोर दिया। ऐसे कई काम थे जो वह अकेले नहीं कर सकता था, लेकिन वे मदद कर सकते थे। हम बुरा नहीं है। हालांकि तुम्हारे चरित्र में सुधार की जरूरत है, पर तुम्हारा निर्णय काफी अच्छा है। आगे से ऐसी अनैतिक हरकतें मत करना। रोहन गुप्ता ने कागज स्वीकार किया और सलाह दी। फिर उसने नंबर अपने फ़ोन में सेव किया और डायल किया। हाँ, पिछली बार से मैं एक नया अध्याय शुरू कर चुका हूँ। अब मैं ऐसी छोटी मोटी परेशानियों में नहीं पड़ूंगा। अरुण पाठक को रोहन गुप्ता द्वारा अपना नंबर संभाल कर रखने पर बहुत खुशी हुई। जाहिर है, रोहन गुप्ता का इरादा बीती बातों को भूल जाने का था। जैसे ही अरुण पाठक ने अपने पॉकेट फ़ोन की घंटी बजती देखी, उसे और भी खुशी हुई। रोहन गुप्ता की क्षमाशीलता का एक छोटा सा संकेत। रोहन गुप्ता के हाथ में मोबाइल फ़ोन देखकर अरुण पाठक हैरान नहीं हुआ। कुछ हजार रुपये की खिलौने वाली चीज़ें किसी कबाड़ फ़ोन पर बर्बाद नहीं होंगी। उसके पिता भ्रष्ट नहीं थे, इसलिए कोई लग्जरी नहीं थी। एक छात्र होने के नाते अरुण पाठक ज़्यादा दिखावटी नहीं हो सकता था। उसके परिवार द्वारा खरीदा गया एक साधारण पॉकेट फ़ोन पहले से ही अच्छा था। उसे हीनता महसूस नहीं हुई। अपने पिता के समर्थन के साथ यहाँ तक कि अमीर दूसरी पीढ़ी के बच्चों को भी उसका सम्मान करना पड़ता था। अच्छा, इसे अच्छी तरह समझ लो। अगर कुछ चाहिए तो फ़ोन करना, अगर कुछ नहीं है तो मत करना। मुझे तुम्हारे जमावड़ों में बिल्कुल रुचि नहीं है, मैं व्यस्त हूँ। रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए फ़ोन रखते हुए कहा। हाँ, मैं समझ गया, अरुण पाठक ने जल्दी जवाब दिया। अगर उसने पहले सोचा था कि रोहन गुप्ता स्कूल के मामलों में व्यस्त है, तो उसकी कंपनी देखकर अब उसे कुछ और ही लग रहा था। जब वह अभी हाई स्कूल में था, रोहन गुप्ता पहले से ही एक कंपनी चला रहा था। हाई स्कूल और व्यवसाय को संतुलित करना किसी को पागल कर देगा। अरुण पाठक ने रोहन गुप्ता की प्रशंसा की। अच्छा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बेवकूफ़ी भरी हरकतें बंद करो, रोहन गुप्ता ने जोड़ा। हाँ, गुप्ता जी सही कह रहे हैं, अरुण पाठक ने सहमति जताई। अगर कोई और यह कहता तो वह इसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन रोहन गुप्ता से ये सुनकर सही लगा। रोहन गुप्ता धनवान होने के बावजूद पढ़ाई कर रहा था, इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि अरुण पाठक सिर्फ औपचारिकता निभा रहा था। कभी कभी जब दोस्त बुलाते थे तो उसे जाना पड़ता था। ज़्यादातर समय वह अपने नियंत्रण में नहीं होता था। केवल रोहन गुप्ता जैसे लोग ही सामाजिक आयोजनों में न जाने का जोखिम उठा सकते थे। ईर्ष्या के साथ अरुण पाठक ने रोहन गुप्ता को देखा। पृष्ठभूमि वाकई में ईर्ष्या पैदा करती थी। आइए पाठक जी, गुप्ता जी, सब लोग कृपया बैठें और चाय लें। सेक्शन चीफ जयंत ने तुरंत कुर्सियां लाकर मुस्कुराते हुए चेहरा बनाया। इन दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चों के सामने कोई अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं करते हुए उसने प्रत्येक के लिए एक कप पानी डाला। दृढ़ता बेकार थी। धन्यवाद सेक्शन चीफ जयंत, हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है। प्रिया दीदी, वकील कांत, कृपया बैठकर थोड़ा आराम करें, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराया। ठीक है, प्रिया खन्ना ने बिना हिचकिचाहट के एक कुर्सी ढूंढकर बैठ गई। फिर कृपया थोड़ा इंतजार करें, विकास जल्दी करो। ठीक है सब लोग, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूं, नेता इंतजार कर रहे हैं। सेक्शन चीफ जयंत ने विकास तिवारी को जल्दी करने के बाद सावधानी से कहा। एक वैध कारण के साथ उसे नेताओं द्वारा दोषी ठहराए जाने की चिंता नहीं थी। ठीक है, आप जाइए, रोहन गुप्ता ने जवाब दिया। अरुण, चलो बाद में एक साथ दोपहर का खाना खाते हैं,
रोहन गुप्ता ने सेक्शन चीफ जयंत के जाने के बाद कहा, क्योंकि दोपहर का समय हो रहा था। अरुण पाठक ने मदद की थी और उसे खाना नहीं खिलाना उचित नहीं होगा। हाँ, धन्यवाद गुप्ता जी। अरुण पाठक ने खुशी से सहमति जताई। वह रोहन गुप्ता के साथ और बातचीत करने के लिए उत्सुक था। डिप्टी चीफ जयंत, आप अब तक क्यों आए? नेताओं को इंतजार करवाया? कॉन्फ्रेंस रूम में प्रवेश करते ही चंद्र राय ने भौहें सिकुड़कर पहले पूछा। जयंत, वो उनके अधीन थे और मीटिंग में उन्हें पहले जवाब देना पड़ता था। मीटिंग में मौजूद 10 लोग अपनी नजरें जयंत वो की ओर घुमाए, जिससे वह घबरा गए। ओह, नीचे कुछ हुआ जिसने मुझे थोड़ा विलंब कर दिया, जयंत वो ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ऐसा क्या जरूरी था जो डायरेक्टर पाठक की मीटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण था? चंद्र राय ने डांटा। ये वास्तव में डांटना नहीं था, बल्कि यह रुख और औपचारिकता का मामला था। मूड से कोई लेना देना नहीं, बल्कि स्थिति से बहुत कुछ। केवल उन्हें ही ऐसी बातें कहनी चाहिए थीं। नीचे विकास तिवारी ने फिर से एक घटना पैदा की। मैंने इसे सुलझाया और इसमें कुछ समय लग गया। जयंत वो को ईमानदार होना पड़ा, क्योंकि चीफ ने सवाल किया था। वो विकास लड़का, फिर से उसे ठीक से सबक सिखाओ, चंद्र राय ने कहा। उनकी रैंक इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए उपयुक्त नहीं थी, फिर भी उनके पास कुछ प्रभाव था और वे नगर नेताओं से डरते नहीं थे। इसके अलावा अपने अधीनस्थ को डांटना कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, उस कॉमरेड को ठीक से शिक्षित करो। अब मीटिंग जारी रखते हैं, हम चर्चा करेंगे। अरुण पाठक के पिता अशोक पाठक ने हस्तक्षेप किया। मीटिंग के बाद चीफ, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। नेताओं के जाने के बाद जयंत वू ने चंद्र राय से चुपके से कहा। क्या बात है? चंद्र राय बैठ गए उत्सुकता से। विकास तिवारी के बारे में। अभी उसने डायरेक्टर पाठक के बेटे अरुण पाठक और एक अन्य व्यक्ति, जिसे गुप्ता जी कहते हैं और जिसे अरुण पाठक बहुत सम्मान देता है, को नाराज किया, जयंत वू ने संक्षेप में समझाया। क्या? अरुण पाठक और गुप्ता जी? क्या पृष्ठभूमि है? चंद्र राय ने हैरानी में चिल्लाया। विकास तिवारी ने एक साथ 2 शक्तिशाली युवकों को नाराज कर दिया था। विकास तिवारी के बखेड़ा खड़ा करने की सोचकर चंद्र राय गुस्से से भड़क उठे। उन्हें आखिरी बार डांट पड़ने की याद थी। अब स्थिति और भी बदतर लग रही थी। इसके बारे में सोचते हुए चंद्र राय और गुस्सा हो गए। उनकी पृष्ठभूमि के बावजूद नेतृत्व से निपटना और पदोन्नति की तलाश करना एक चुनौती थी। अब विकास तिवारी ने एक साथ 2 समस्याएं दे दी। उनकी हताशा का स्रोत ये युवा उपद्रवी था। पता नहीं, लेकिन अरुण पाठक उसका सम्मान करता है। वह धनवान लगता है, एक कंपनी का मालिक है, जयंत वू ने जोड़ा। हालांकि शहर में कोई गुप्ता नेता नहीं थे, उन्हें संदेह था कि प्रांतीय या नगर नेताओं से संबंध हैं। अच्छा निपटारा किया। मैं डायरेक्टर पाठक को रिपोर्ट करूंगा। इस बार विकास तिवारी से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, चंद्र राय ने दांत पीसते हुए कहा। हालांकि इसके लिए ब्यूरो के नेताओं की मंजूरी की जरूरत थी, जो उनके अधिकार से बाहर था। हाँ, चंद्र राय फिर डायरेक्टर के कार्यालय में घुसे। चंद्र, आप यहाँ क्यों? क्या बात है? अशोक पाठक ने संक्षेप में ऊपर देखा और फिर अपने दस्तावेज पढ़ना जारी रखा। डायरेक्टर, मुझे अपनी सेक्शन के विकास तिवारी के बारे में रिपोर्ट करना है, चंद्र राय ने सावधानी से कहा। विकास, उसे बस शिक्षित करो। आखिरकार वह एक विश्वविद्यालय का छात्र है। युवा उलझने सामान्य है, अशोक पाठक ने शांति से कहा। विकास तिवारी जैसे परेशानी वाले मामले नए नहीं थे, लेकिन इस मामले की गंभीरता ने भौहें चढ़ा दी। नौकरशाही से थकने के बावजूद अशोक पाठक ने पदोन्नति के बाद इसे संबोधित करने की योजना बनाई। उसने आपके बेटे अरुण पाठक के साथ टकराव किया, चंद्र राय ने स्पष्ट किया, ये सोचकर कि अशोक पाठक मामले को हल्का करना चाहते हैं। क्या छोटे अरुण? वह ठीक है ना? जैसे ही अशोक पाठक ने सुना कि उसका बेटा शामिल है, वह चिंतित हो गया। बच्चों के मामले हमेशा प्राथमिकता लेते थे। वह ठीक है, चंद्र राय ने टकराव को समझाया, रोहन गुप्ता की भागीदारी पर जोर देते हुए। इसे समझकर अशोक पाठक ने विचार किया, ये जानते हुए कि उसका बेटा बिना वजह किसी का सम्मान नहीं करेगा। मामले का वजन सामने आया। गुप्ता जी के संभावित गुस्से से बचने के लिए विकास तिवारी के मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत थी। चंद्र, हम अगले सोमवार की मीटिंग में विकास तिवारी के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं डिप्टी डायरेक्टर्स के साथ विचार विमर्श करूंगा। आपके कोई सुझाव? अशोक पाठक ने गंभीरता से पूछा। मुझे यकीन नहीं है, यह आप पर निर्भर है, लेकिन उसे बाहरी मामलों में नहीं रहना चाहिए, चंद्र राय ने सावधानी से कहा। उनके पास विचार थे, लेकिन वो अशोक पाठक के विश्वासपात्र नहीं थे। ठीक है, आर्काइव्स के बारे में क्या? पुराने यांग को अच्छा नहीं चल रहा, उसे मदद चाहिए, अशोक पाठक ने संक्षेप में विचार किया। डायरेक्टर, आप दयालु हैं। पुराने यांग को वाकई में और आराम चाहिए, युवाओं को मदद करनी चाहिए, चंद्र राय ने प्रशंसा की, अपने शुरुआती लेकिन अनकहे विचारों के साथ तालमेल बिठाते हुए। निर्णय लिया गया, आप जा सकते हैं, अशोक पाठक ने धीरे से कहा। मीटिंग की जरूरत के बावजूद मामला ब्यूरो में तेजी से फैल जाएगा
कोई विरोध नहीं करेगा। हाँ। बाहर निकलने के बाद चंद्र राय ने दरवाजा बंद किया। गुप्ता जी, अशोक पाठक पीछे झुके बुदबुदाते हुए उनकी पहचान के बारे में सोच रहे थे। अभी तक कुछ समझ नहीं आया, केवल उनका बेटा बाद में स्पष्ट कर सकता था। चूंकि पूरी पंजीकरण प्रक्रिया रोहन गुप्ता ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल थी, दोपहर तक लाइसेंस प्राप्त करना लगभग असंभव था। आखिरकार अभी कई आंतरिक प्रक्रियाओं से गुजरना बाकी था और लाइसेंस अगले हफ्ते से पहले नहीं मिल सकता था। अरुण पाठक ने भी आश्वासन दिया कि वे निश्चित रूप से अगले सोमवार तक लाइसेंस प्राप्त कर लेंगे। रोहन गुप्ता ने इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की जब तक उसने वह हिस्सा पूरा कर लिया था जिसमें उसकी मौजूदगी जरूरी थी। कुछ दिन देर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिरकार उसके पास अभी भी बहुत सी चीजें तैयार नहीं थीं, यहाँ तक कि कंपनी का पता भी कपड़ा फैक्ट्री का ही दिया गया था, लेकिन फैक्ट्री का कार्यालय बहुत छोटा और अच्छी तरह डिजाइन नहीं किया गया था। उसे अभी भी एक नई जगह ढूंढनी थी और कर्मचारी भर्ती जैसे कई मामलों से निपटना था। अपने कार्यों को पूरा करने के बाद रोहन गुप्ता कुछ लोगों को औद्योगिक और वाणिज्यिक ब्यूरो के पास एक रेस्तरां में खाने के लिए ले गया। पहले वो सुनील वर्मा के रेस्तरां में जाना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि उसका चाचा भी वहां हो सकता है, अगर वह पकड़ा गया तो मजा नहीं आएगा, फिर वो वाकई नुकसान में रहता। खाने के बाद अरुण पाठक पहले चला गया। उसने केवल आधे दिन की छुट्टी ली थी और दोपहर में स्कूल जाना था। उसने शुरू में रोहन गुप्ता के साथ और समय बिताने के लिए छुट्टी जारी रखने की इच्छा जताई थी, लेकिन रोहन गुप्ता ने मना कर दिया। रोहन गुप्ता ने अभी तक अरुण पाठक पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया था और नहीं चाहता था कि वह उसके मामलों में ज्यादा शामिल हो। अरुण पाठक समझदार था और मना किए जाने के बाद उसने और सवाल नहीं किए और बस इतना कहा कि अगर कुछ हो तो उसे फोन करें और चला गया। वह आपको गुप्ता जी क्यों बुलाता है? प्रिया खन्ना ने रेस्तरां से निकलते ही यह सवाल बुदबुदाया। शुरू से ही उसका दिमाग संदेहों से भरा था और न पूछना उसके लिए असहनीय था। अरुण पाठक के जाने के बाद वह और बर्दाश्त नहीं कर सकी। गलतफहमी। उसने सोचा कि मैं किसी अधिकारी का बेटा हूं। रोहन गुप्ता ने लापरवाही से कहा, इस मामले को प्रिया खन्ना को बताने की इच्छा नहीं रखते हुए एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण उसे चुप कराने का बेहतर तरीका था। अच्छा, क्या इससे कोई समस्या नहीं होगी? ये सुनकर प्रिया खन्ना का चेहरा बदल गया और उसने अपनी चिंताएं व्यक्त की। अगर अरुण पाठक को ये पता चल गया तो क्या वह उनकी कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? आखिरकार वह देख सकती थी कि रोहन गुप्ता का अरुण पाठक के प्रति रवैया बहुत अच्छा नहीं था। अगर दूसरा पक्ष धोखे का पता लगा लेता तो बदला लेना बहुत आसान हो सकता था, ये देखते हुए कि उसके पास कई रसूख थे। बिल्कुल नहीं। अगर तुम नहीं बोलोगी और मैं नहीं बोलूंगा तो कोई नहीं जानेगा। मेरे लिए इसे राज रखो, ठीक है? रोहन गुप्ता ने बनावटी गंभीर स्वर में कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्रिया खन्ना ने अपने मुंह को ढकते हुए फुसफुसाया। वह अभी अभी जहाज पर सवार हुई थी और नहीं चाहती थी कि यह इतनी जल्दी डूब जाए। ये रोहन गुप्ता के उस दिन के प्रदर्शन से मिले भरोसे की भावना थी, वरना इतनी चतुर वह रोहन गुप्ता की बातों पर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर लेती? थोड़ा सा तर्क करने पर समस्या उजागर हो जाती। ये सुनकर रोहन गुप्ता मन ही मन हंसा। जब महिलाएं मूर्खता का नाटक करती हैं तो वे कभी कभी काफी प्यारी हो सकती हैं। कंपनी पंजीकरण प्रक्रिया लाइसेंस के चरण पर अटक गई थी। अगले कुछ विभागों को अगले हफ्ते प्रिया खन्ना और वकील कांत को संभालना होगा। कांत की मदद से वे दोपहर में फैक्ट्री ट्रांसफर की ज्यादातर प्रक्रियाओं को पूरा करने में सक्षम थे। चूंकि इसमें जमीन का हस्तांतरण भी शामिल था, इसलिए उन्होंने हाउसिंग और लैंड डिपार्टमेंट्स का दौरा किया। सौभाग्य से सब कुछ सुचारू रूप से चला और कोई दुष्ट विचार नहीं आए। रात 10:30 बजे अशोक पाठक के साथ शाम की व्यस्तताओं को समाप्त करने और घर लौटने के बाद अरुण पाठक होमवर्क खत्म करने के बाद टीवी देख रहा था। अशोक पाठक ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। अगर अपने बेटे को डांटना या सजा देना काम करता तो वह अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होता। सौभाग्य से उसका बेटा चतुर था और पढ़ाई में अच्छा करता था। हालांकि वह अपनी कक्षा में शीर्ष 300 में नहीं पहुंचा था, लेकिन यह एक शीर्ष छात्रों से भरे स्कूल में था। उसके स्कोर के साथ उसे प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वह कुछ लोगों को जानता था और अपने बेटे को रस्सी खींचकर दाखिल कर सकता था। अशोक पाठक ने एक कप चाय बनाई और अरुण पाठक के बगल में बैठ गए, धीरे से बोलते हुए, बेटा, मैंने सुना कि तुमने आज ब्यूरो में किसी के साथ बहस की थी। हाँ, वो प्रशासनिक अधिकारी विकास तिवारी वाकई में बहुत परेशान करने वाला था। मुझे न पहचानना एक बात है, लेकिन उसने मुझे गाली भी दी। उसके तौर तरीके बहुत खराब हैं। अरुण पाठक ने जैसे ही सुना शिकायत शुरू कर दी। वह कहना चाहता था कि उसे बस निकाल दो, लेकिन यह उसके पिता का काम था। अगर वह कर्मचारी व्यवस्थाओं में दखल देने की हिम्मत करता तो उसके पिता निश्चित रूप से उसे डांटते, फिर विषय भटक जाता और वह सही होने पर भी गलत लगता। पिछली बार क्योंकि कुछ लोग उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रहे थे, उसने लापरवाही से कर्मचारी व्यवस्थाओं के बारे में बात की थी, कुछ को बढ़ावा देने और कुछ को निकालने की। अशोक पाठक ने इसके लिए उसे अच्छी तरह से पीटा था। हाँ,
उन्होंने उसे सीधे बैल से मारा था। वह दर्द अभी भी अविस्मरणीय था। तब से उन्होंने अपने पिता के कार्यालय में कर्मचारी व्यवस्थाओं के बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। ओह, उसे ठीक से शिक्षित करना चाहिए। अशोक पाठक ने उदासीनता से सिर हिलाया। पूरा वाकया दोपहर में ब्यूरो में फैल गया था और डिप्टी डायरेक्टर्स को निश्चित रूप से पता होगा। अगले हफ्ते की मीटिंग में विकास तिवारी को निश्चित रूप से आर्काइव रूम में भेज दिया जाएगा। विकास तिवारी को लगता है कि उसे पहले ही ब्यूरो में सभी ने छोड़ दिया है। वह दोपहर भर पीला पड़ गया था। आने के तुरंत बाद उसे डिमोट कर दिया गया था और उसने कई लोगों को नाराज कर दिया था जिन्हें नहीं करना चाहिए था। भले ही अशोक पाठक को पदोन्नति मिली और वह चले गए, बाद में आने वाले डिप्टी डायरेक्टर्स में से कोई भी उसे बाहर लाने की हिम्मत नहीं करेगा। ये लड़का बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करता था। बेहतर था कि वह लोगों से न मिले। सभी एक शांत जीवन चाहते थे। अगर विकास तिवारी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और इस्तीफा दे दिया तो यह और भी बेहतर होगा। यूनिट में पदों की संख्या कम थी। एक व्यक्ति, एक पद और कई लोग नियुक्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बिल्कुल, वो व्यक्ति पूरी तरह से अनजान है। अगर उसने गुप्ता जी को नाराज कर दिया तो मुश्किल होगी। ये सुनकर कि विकास तिवारी को डांटा जाएगा, अरुण पाठक ने खुशी से कहा। वह अपने पिता को अच्छी तरह समझता था। अगर यह केवल साधारण शिक्षा का मामला होता तो उसके पिता कहते कि विकास तिवारी अभी युवा है और उसे एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि इसे शिक्षित करना कहा गया था, यह निश्चित रूप से साधारण नहीं था। ठंडी बेंच तैयार थी। नौकरी से निकालने की बात वो इसके बारे में सोचता भी नहीं था। ये सरकारी यूनिट्स का नियम है। अंदर आना मुश्किल है, लेकिन एक बार अंदर आने के बाद किसी को निकालना आसान नहीं है। उचित कारणों के बिना, यहाँ तक कि वह ब्यूरो चीफ के रूप में विकास तिवारी को निकालने का अधिकार नहीं रखता था। ज्यादा से ज्यादा वो पदों को बदल सकता था। ये गुप्ता जी कौन है? अशोक पाठक ने आखिरकार अपनी शंकाएं व्यक्त की। पिछला विषय सिर्फ एक मार्गदर्शन था। यह नहीं कि वह अपने बेटे के साथ दिमागी खेल खेल रहा था, बल्कि उसे सूक्ष्म रूप से बातचीत कौशल सिखा रहा था। मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि वह धनवान है। पिछली बार जब मैं राजेश गुप्ता के साथ खाना खा रहा था, हमारी मुलाकात हुई थी। उसका रमेश अग्रवाल के साथ बहुत अच्छा रिश्ता लगता है। उसने हमें खाने के लिए 60,000 रुपये खर्च किए और होटल ने सीधे खर्चे दर्ज किए। ओह हाँ, वह सचिव अरुण हैदर को भी जानता है। उस समय वह काफी घमंडी था। अरुण हैदर को सीधे नाम से बुला रहा था, बिना किसी सम्मान के। अरुण पाठक ने एक पल सोचने के बाद कहा। बोलने के बाद वह अपने पिता की बातचीत कौशल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। उसने पहले ही अपने पिता के मुख्य इरादे को समझ लिया था, सूक्ष्म और प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करना। ऐसा है, वह आज क्या करने आया था? अशोक पाठक ने पूछा, पहले से ही जवाब जानते हुए। ऐसा लगता है कि वह एक कंपनी चला रहा है और एक फैक्ट्री खरीदने की योजना बना रहा है। कुल मिलाकर 50 से 60 लाख रुपए। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अभी हाई स्कूल में सीनियर है। अरुण पाठक ने भावुकता से व्यक्त किया। हर बार जब वह इसके बारे में सोचता तो उसे लगता कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। व्यक्तियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ओह, सीनियर? कौन सा स्कूल? अशोक पाठक ने और पूछा। उन्हें केवल इतना पता था कि रोहन गुप्ता युवा है, डेटा की घोषणा से जो वह निश्चित रूप से देख सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रोहन गुप्ता अभी भी स्कूल में है। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि लाइसेंस को सोमवार को सबसे पहले प्रोसेस करना होगा। वास्तव में अगर वह चाहते तो इसे आज दोपहर तक करवा सकते थे, लेकिन रोहन गुप्ता को यह नहीं पता था। विकास तिवारी को भी इस गति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और जहां तक जयंत के वादे की बात है, 8वीं मिडिल स्कूल। हाँ, 8वीं मिडिल स्कूल। अरुण पाठक ने ध्यान से सोचा और अपने जवाब की पुष्टि की। ठीक है, तुम्हें ऐसे लोगों से ज्यादा दोस्ती करनी चाहिए। वह धनवान और प्रभावशाली है और सक्षम है। दूसरों से सीखो। दिन भर उन अशिक्षित लोगों के साथ मत घूमो। उसे देखो, वह धनवान है, उसके सामाजिक संबंध व्यापक हैं और यहाँ तक कि वह रमेश अग्रवाल को इतनी अच्छी तरह जानता है। रमेश अग्रवाल को सिर्फ इसलिए कम मत आंकना क्योंकि वह एक व्यवसायी है। उसके संबंध प्रांत के बड़े लोगों तक पहुंचते हैं। यहाँ तक कि हमारे शहर का पार्टी सचिव भी उसे ज्यादा नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। बेटा, इस गुप्ता जी को देखो। युवा, कम प्रोफाइल, सक्षम, तुम्हारी ही उम्र का, लेकिन तुम उससे किसी भी पहलू में तुलना नहीं कर सकते। तुम्हें भी अपने आप को ऊपर उठाना होगा। अशोक पाठक ने गंभीरता से कहा। अपने बेटे के वर्णन को सुनकर एक युवा, धनवान, अच्छी तरह से जुड़े व्यक्ति की छवि तुरंत उनके दिमाग में उभरी। तुलना के बिना दर्द का एहसास नहीं होता। वह वास्तव में चाहते थे कि उनका बेटा सफल हो। हाँ, आप सही हैं। गुप्ता जी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले कितना मूर्ख था, खुद को एक असली दूसरी पीढ़ी से तुलना करके। अब जब मैं खुद की तुलना गुप्ता जी से करता हूँ तो मैं सिर भी नहीं उठा सकता। निश्चिंत रहें, मैं उन्हें अपने लक्ष्य के रूप में स्थापित करूंगा। अरुण पाठक ने गंभीरता से कहा। हर बार जब वह रोहन गुप्ता के बारे में सोचता तो उसे समझ नहीं आता था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। किसी असाधारण व्यक्ति को जानना खुशी की बात होती है और ये दुख उनके बीच के विशाल अंतर से उपजता है।
अगर उसने रोहन गुप्ता पर एक छोटा सा उपकार न किया होता तो रोहन गुप्ता उस पर ध्यान ही न देता। ये सोचकर कि एक दूसरी पीढ़ी जो पढ़ाई और अपने व्यवसाय को संभालने में पूरी लगन से जुटी है, वो अपने जैसी दूसरी पीढ़ी पर ध्यान क्यों देगा जो दिखावे के अलावा कुछ नहीं करती। अच्छा, अच्छी बात है, खूब पढ़ाई करो। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर तुम भी मेरी तरह राजनीति में आ सकोगे। पैसों का लालच मत करो, गुप्ता जी की तरह ज़्यादा दोस्तों से मिलो। एक बार जब तुम्हारे पास बड़ी ताकत आ जाती है तो तुम्हें उन चीज़ों की क्या ज़रूरत। जिंदगी में ताकत सबसे ज़रूरी होती है। क्या ये बात समझ में आती है? अशोक पाठक ने धैर्य से सलाह दी। उन्होंने ये शब्द अनगिनत बार दोहराए थे, लेकिन फिर भी वो इन्हें कहना चाहते थे। दिमाग बदलने के लिए किसी विचार को मन में बिठाने की तथाकथित अवधारणा तब तक दोहराई जाती है जब तक आप स्वाभाविक रूप से उससे सहमत न हो जाएं। जहां तक सही या गलत होने की बात है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। समझ गया पापा, अब से मैं गुप्ता जी के साथ अच्छे संबंध बनाऊंगा और उनसे बहुत कुछ सीखूंगा, अरुण पाठक ने वादा किया। इस समय वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि रोहन गुप्ता से कैसे संपर्क बनाए। अगर वह उसे मौज मस्ती के लिए बुलाता तो वह हरगिज नहीं आता। उसमें ऐसी कौन सी रुचि है जो दूसरों को आकर्षित कर सके? बिल्कुल भी नहीं। उसने अंदाजा लगाया कि रोहन गुप्ता लंबे समय से तमाम तरह के मनोरंजन स्थलों से ऊब चुका है और जाने को तैयार नहीं है। जहां तक सुंदरियों की बात है तो उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। रोहन गुप्ता के पास धन, शक्ति और सुंदरता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। अरुण पाठक को ये बात वाकई हैरान कर गई। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरों को पसंद आए तो आप सौहार्दपूर्ण माहौल कैसे बना पाएंगे? संपर्क सूत्र कैसे बनाएं? उसे बाहर बुलाना भी मुश्किल है, अच्छे रिश्ते बनाना तो दूर की बात है। अरे, क्या वो सूरज मिश्रा नहीं है? वह रोहन गुप्ता के शौक के बारे में पूछताछ कर सकता है। एक बार जब अरुण पाठक ने इस बारे में सोचा तो उन्होंने फैसला किया कि यह एक उत्कृष्ट योजना थी। खैर, मुझे खुशी है कि तुम समझ गए। जल्दी सो जाओ, अशोक पाठक ने मुस्कुराते हुए कहा। हर माता पिता का दिल अपने बच्चे के लिए तरसता है और अपने और असली दूसरी पीढ़ी के बीच के अंतर को महसूस करने के बाद अपने बेटे में आए बदलाव को देखकर उसे राहत मिली। ऐसा नहीं था कि वह सचमुच चाहता था कि उसका बेटा रोहन गुप्ता के साथ रिश्ता बनाए। आखिरकार ये चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती और रोहन गुप्ता इन्हें नीची नज़र से देखता है या नहीं, यह अभी भी अज्ञात है। वह बस यही उम्मीद करता है कि उसका बेटा एक अच्छा लक्ष्य रखेगा। ठीक है। दोपहर को स्कूल के बाद रोहन गुप्ता, जो पूरे दिन इधर उधर भागता रहा था, प्रिया खन्ना ने उसे उसके चाचा के मोहल्ले के प्रवेश द्वार पर छोड़ दिया। उसने कार में ही अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली थी, जिससे प्रिया खन्ना बार बार हंस रही थी। रोहन गुप्ता ने उससे पूछा कि वह क्यों हंस रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो कार से बाहर निकला और प्रिया खन्ना से अलग हो गया। अचानक रोहन गुप्ता का फोन बज उठा। उसने उसे निकाला और ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि वह रमेश अग्रवाल की तरफ से था। उसके पास एक और व्यावसायिक सौदा आ गया था। उसे अपनी आगामी योजनाओं के लिए काफ़ी धन की आवश्यकता थी और पैसा उसकी इच्छा के अनुसार ही आ गया था। हेलो अंकल रमेश, रोहन गुप्ता ने अपने फ़ोन पर उत्तर बटन दबाया। कैसा है छोटे रोहन? आज तुम्हारे अंकल ललित से सुना कि तुमने एक छोटी सी फैक्ट्री खरीद ली है, रमेश अग्रवाल ने हंसते हुए कहा। समाचार सुनकर रोहन गुप्ता को केवल क्षण भर के लिए आश्चर्य हुआ। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन रमेश अग्रवाल, जिसने रोहन गुप्ता के साथ कई लेन देन किए थे, जानता था कि रोहन गुप्ता का साथी कितना ताकतवर है। एक छोटी सी फैक्ट्री पर कुछ लाख खर्च करना तो बस मामूली रकम थी। क्या अंकल रमेश अंकल ललित से मिले? रोहन गुप्ता ने पूछा। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें संदेह था कि ललित शर्मा की बोलती ढीली है। वो उस तरह का व्यक्ति नहीं है। हाँ, आज एक सेवानिवृत्त नगरपालिका नेता की जन्मदिन पार्टी थी। तुम्हारे अंकल ललित और मैं दोनों उन्हें जानते हैं। वे किशोर शर्मा के ससुर हैं, इसलिए संयोग से हमारी मुलाकात हुई और बातचीत हुई। हैरानी की बात है कि तुम्हारे चाचा भी वहाँ थे। तुम्हारे चाचा और मैंने खूब बातें की। रमेश अग्रवाल हंसा, फिर सीधे मुद्दे पर आ गया। 1 करोड़ रुपये के बारे में क्या ख्याल है? इसमें कोई दिक्कत है? ये सुनकर रोहन गुप्ता सचमुच हैरान रह गया। 1 करोड़ रुपये, यह वाकई बहुत बड़ी रकम थी। हालांकि उसने खुद भी बहुत कुछ कमाया था। वो अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। कोई बात नहीं, हमारे तय समझौते के मुताबिक मैं इसे रविवार सुबह आपको पहुंचा दूंगा। रोहन गुप्ता ने हिचकिचाहट का नाटक किया। आज प्रिया खन्ना को 4.5 लाख देने के बाद उसके पास सिर्फ 65,000 बचे थे। यह आगामी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यहाँ तक कि उनके सत्यापन खाते में मौजूद धन भी किराए पर लिया गया था। हाँ, मुझे पता था कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। मैं अभी तुम्हारे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। इस महीने के अंत में एक और ट्रांजैक्शन होने की संभावना है। मैं तब तुम्हें फ़ोन करूंगा। रमेश अग्रवाल खिलखिलाकर हंसा। मैं आपके फ़ोन का इंतजार कर रहा हूं, अंकल रमेश, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। इस समय वह ऐसे किसी भी व्यावसायिक अवसर का लाभ उठाएंगे
जितना ज्यादा उतना अच्छा। इंतजार किस बात का है, अब तो तुम धूर्त हो रहे हो, रमेश अग्रवाल ने हंसते हुए मजाक किया। वहाँ कहाँ, रोहन गुप्ता ने तुरंत मासूमियत का नाटक किया। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मुझे प्रांत में काफ़ी लोग जानते हैं। तुम्हारे अंकल ललित ने कहा कि तुम एक ब्रांड पर काम कर रहे हो, इसके लिए काफ़ी धन की ज़रूरत होती है, संकोच मत करना। धन्यवाद अंकल रमेश, अगर मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं संकोच नहीं करूंगा, रोहन गुप्ता ने धन्यवाद दिया। भले ही वह जानता था कि रमेश अग्रवाल उसमें निवेश केवल एक व्यावसायिक व्यवहार के रूप में कर रहा है, फिर भी लोग भावनात्मक प्राणी हैं। इस जानकारी के बावजूद उसके दिल में कृतज्ञता पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, रमेश अग्रवाल ने जवाब दिया। अलविदा। फोन काटने के बाद रोहन गुप्ता घर चला गया। अब तक उसकी चाची सबसे पहले घर लौटी थी, क्योंकि उसके चचेरे भाई बहन अभी नहीं आए थे। अपना स्कूल बैग रखने के बाद रोहन गुप्ता को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला कि उसके खाते में 83,50,000 रुपये जमा हो गए हैं। अपने खाते में 80 लाख से ज्यादा नकदी देखकर रोहन गुप्ता चुपके से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, ये सोचते हुए कि अगर ये सब उसका होता तो कितना अच्छा होता। हालांकि वह इसका सपना भी नहीं देख सकता था। इस रफ्तार से वह जल्द ही ऐसी ऊंचाइयों को हासिल कर लेगा। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। इस समय उसका फोन फिर से बजा। ये ललित शर्मा का था। छोटे रोहन, कंपनी और फैक्ट्री के साथ चीजें कैसी हैं? अंकल ललित, जो कुछ भी मुझे इधर उधर भागने की जरूरत थी वह ज्यादातर निपट गया है। सब कुछ पूरा करने में शायद एक हफ्ता और लगेगा। बहुत कुछ करना है, लोगों की भर्ती, ढेर सारी चीजें। वाकई, रोहन गुप्ता ने शिकायत शुरू कर दी। ललित शर्मा के बारे में वह खुलकर बोल सकता था। रमेश अग्रवाल के साथ जैसा वह कुछ हद तक संयमित था। वह जो चाहता था कह देता था। अंतर उसने अनुमान लगाया उनकी स्थिति में था। जितनी करीबी स्थिति उतनी दोस्ताना बातें। हालांकि अगर अंतर बहुत ज्यादा हो तो आप जो कहते हैं वो शायद ही दूसरी पार्टी को रुचिकर लगे। ये तो छोड़ ही दे कि वो व्यक्ति जवाब देने की जहमत उठाएगा या नहीं। कई बार लोग बोलने में भी हिचकिचाते हैं। किसी भी बड़े काम की शुरुआत सबसे कठिन हिस्सा होती है, फिर यह आसान हो जाता है। लेकिन अपनी पढ़ाई को प्रभावित मत होने देना, ठीक है? ललित शर्मा ने याद दिलाया। उन्हें सबसे ज्यादा डर था कि रोहन गुप्ता अपनी पढ़ाई की उपेक्षा करेगा। यह वाकई उनकी गलती होगी। मैं जानता हूं, मैं इसे हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। एक बार कंपनी पटरी पर आ जाए मैं आपको ठीक से खाना खिलाऊंगा, रोहन गुप्ता हंसा। बढ़िया, आज तुम्हारे अंकल किशोर के ससुर का जन्मदिन था। मैं वहां तुम्हारे चाचा से मिला, हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई। हैरानी की बात है कि हम दोनों ने सेना में एक ही नेता के अधीन सेवा की थी, इसलिए हमारा गहरा संबंध है। ललित शर्मा हंसे। आज उन्होंने रमेश अग्रवाल का किन्युगान के प्रति उत्साह देखा। उन्हें समझ में आ गया कि क्या चल रहा है। उनकी बातचीत के जरिए उन्हें पता चला कि उनका कितना गहरा संबंध है। वे तो भाई बंद जैसे थे, इसलिए वे जल्दी ही दोस्त बन गए। यह अच्छा है, अब आपके पास एक समान विषय है, एक ही खाई से निकले भाई। रोहन गुप्ता हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ललित शर्मा और उसके चाचा का ऐसा संबंध होगा। जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम सब मेरे चाचा के घर आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तुम खाना बना सकते हो? ललित शर्मा हैरान थे। उनके विचार में रोहन गुप्ता तले हुए टमाटर और अंडे जैसे साधारण व्यंजनों की बात नहीं कर रहा था। इतने सारे लोग खाने के लिए आ रहे थे, ऐसे में सिर्फ एक साधारण व्यंजन परोसना अपमानजनक होगा। जाहिर है, अगर मैं पढ़ाई में व्यस्त न होता तो मैं ही अपने चाचा के घर सारा खाना बनाता। हर बार खाना बनाते समय मेरी चचेरी बहन मेरी माँ और मेरे बनाए खाने की तुलना करती रहती है, जिस पर मेरी माँ उसे अक्सर डांटती रहती है, रोहन गुप्ता ने आत्मविश्वास से कहा। वास्तव में यही मामला था। हर भोजन के समय उसकी चचेरी बहन अपनी माँ और रोहन गुप्ता के बनाए खाने की तुलना करती रहती थी, जिस पर उसकी माँ उसे अक्सर डांटती रहती थी। लेकिन रोहन गुप्ता के पास आमतौर पर समय नहीं होता था और आलस्य के कारण उसने अब तक सिर्फ 2-3 बार ही खाना बनाया था। हाँ, तो मुझे इसे जरूर आजमाना चाहिए, फिर इसमें कंजूसी मत करना, ललित शर्मा खिलखिलाकर हंसे। मैं आपके आने का इंतजार कर रहा हूँ। और हाँ अंकल ललित, कृपया फैक्ट्री वाली बात को गुप्त रखना न भूलें। कम से कम दिवाली तक मैं नहीं चाहता कि मेरे चाचा और उनके परिवार को इसके बारे में पता चले, रोहन गुप्ता ने याद दिलाया। ये बातें उन्होंने दिवाली के बाद अपने चाचा और अन्य लोगों को इसके बारे में बताने की योजना बनाई। आखिरकार उसे भविष्य में कंपनी में बार बार आना जाना था और वह हर समय बीमारी की छुट्टी मांग तो नहीं सकता था। उसके शिक्षक उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। जहां तक उसके माता पिता की बात है, वह दिवाली के दौरान उन्हें रेस्तरां के बारे में जरूर बताएगा। जहां तक कंपनी का सवाल है, इसे अभी भी गुप्त रखना जरूरी है। कंपनी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। इसमें धन की कमी थी, इसमें लोगों की कमी थी, इसमें प्रतिष्ठा का अभाव था, इसमें कुछ भी नहीं था। उसका परिवार निश्चित रूप से चिंतित होगा।
इसके अलावा उसने फंड के स्रोत की जानकारी देने के लिए शेयरों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। अभी भी सही समय नहीं आया है। कंपनी के पटरी पर आने तक उसे अभी भी बहुत कुछ छिपाना था। उसके बाद अपने परिवार को बताना ही बेहतर होगा। जाहिर है, हम 3 साल के बच्चे नहीं हैं। बस इतना ही। मैंने कंपनी की प्रगति जानने के लिए फ़ोन किया था। जब तक कोई समस्या नहीं है तब तक सब ठीक है, ललित शर्मा ने कहा। अच्छा, चलते हैं। अगले दिन शनिवार हल्की बारिश हो रही थी। मौसम थोड़ा ठंडा था। हमेशा की तरह रोहन गुप्ता ने चलते चलते खाने के लिए 5 टोकरियां भाप में पके समोसे खरीदे। घर पर वह जी भरकर नहीं खा पा रहा था। पिछले 2 महीनों में उसने अपना खाना दोगुना कर लिया था, लेकिन उसे और बढ़ाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सुबह रास्ते में खाने के लिए कुछ ले लिया। दोपहर स्कूल जाते समय या घर वापस आते समय कुछ खाने के लिए खरीदा। शाम के लिए भी यही सच था। उसे लगभग भूख ही नहीं लग रही थी। उसकी चाची और बाकी लोगों को यह अजीब नहीं लगा। बस उन्होंने मान लिया कि रोहन गुप्ता बड़ा हो रहा है और इसलिए ज़्यादा खा रहा है। बाद में उन्होंने जीन लॉक का पहला स्तर खोल दिया। उसने पाया कि उसकी भूख सामान्य हो गई थी। हालांकि उसने ज़्यादा खाना नहीं खाया और उसे भूख भी नहीं लगी, लेकिन पेट भरने की इच्छा पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। उसने सिस्टम से पूछा कि क्या हो रहा है। सिस्टम ने उसे बताया, इससे पहले उनके शरीर की पाचन क्रिया कमज़ोर थी। पूरे शरीर को स्थिर ऊर्जा प्रदान करने के लिए उसे बहुत अधिक खाना पड़ता था। लेकिन जीन लॉक खुलने के बाद से उसके शरीर में भोजन की खपत कई गुना बढ़ गई थी। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए सामान्य भोजन ही पर्याप्त था। थोड़ा ज़्यादा खाना भी ठीक था, क्योंकि इससे ऊर्जा संग्रहित हो सकती थी। आदत एक महान शक्ति है। कक्षा में पहुंचे। रिया शर्मा और अरुण पाठक जल्दी आ गए थे। सूरज मिश्रा भी वहीं था। उसने ऊपर देखा और रोहन गुप्ता को देखा। उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे कोई चूहा बिल्ली देखकर करता है। उसे टाइपिंग की गलती का भी ध्यान नहीं आया। जैसे ही दोपहर को स्कूल की छुट्टी हुई, जब उसके सहपाठी एक एक करके चले गए, तो अरुण पाठक पास आया। बूढ़े रोहन, सच बताओ, कल तुम कहाँ गए थे? रिया शर्मा भी किनारे से उत्सुकता से सुन रही थी। एक कंपनी शुरू की, एक फैक्ट्री की इमारत खरीदी, रोहन गुप्ता ने संक्षेप में बताया। बंद करो, तुम बस शेख ही बघार रहे हो। अरुण पाठक ने घृणा से देखा। उसने सोचा कि रोहन गुप्ता मजाक कर रहा है, लेकिन रोहन गुप्ता का गंभीर चेहरा देखकर उसे मजाक नहीं लगा। लेकिन रोहन गुप्ता को थोड़ा स्थानीय तानाशाह समझकर अरुण पाठक खुद को पूछ ही नहीं पाया, तुमने सच में कोई कंपनी शुरू तो नहीं की थी, है ना? तुमसे झूठ बोलकर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, बस दूसरों को मत बताना, रोहन गुप्ता ने धीरे से कहा। सचमुच? अरुण पाठक इतना हैरान था कि वो इसे संभाल नहीं सका। कोई कंपनी शुरू करो, लोगों को इससे इतनी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। साइड पर रिया शर्मा ने भी अपनी आंखें चौड़ी करके उत्सुकता से पूछा, किस तरह की कंपनी? एक कपड़ा कंपनी, रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बहुत अच्छी बात है, अब से मैं सिर्फ तुम्हारे ब्रांड के कपड़े ही पहनूंगा, ठीक है ना? अरुण पाठक ने हंसते हुए कहा, उसकी हृदय गति अचानक तेज हो जाने जैसी लगभग असंभव घटना की भरपाई करते हुए। पहले मुझे कुछ लाभ मिल जाए, हम अंडरवियर नहीं बनाते, रोहन गुप्ता ने अपनी नाक छूते हुए कहा। कोई बात नहीं बूढ़े रोहन, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी गारमेंट फैक्ट्री का मुफ्त में प्रचार करूंगा, तुम्हारे कपड़े पहनकर। यह उचित है ना? बस मुझे हर साल कुछ दर्जन सेट स्पॉन्सर कर दो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। अरुण पाठक ने धर्मी शब्दों में कहा, मैं केवल अंडरवियर स्पॉन्सर करता हूँ। तुमने नहीं कहा कि तुम अंडरवियर नहीं बनाते, तो कोई स्पॉन्सरशिप नहीं? पफ, रिया शर्मा हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। हम कंजूस, कृपण। अरुण पाठक को तुरंत पता चल गया कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है। रोहन गुप्ता, मुझे कभी अपनी कंपनी ले चलो, रिया शर्मा ने सुझाव दिया। कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम्हें 1 हफ्ते और इंतजार करना होगा। इन दिनों मैं व्यस्त हूँ। अगले वीकेंड मैं तुम्हें दिखाने ले चलूंगा। रोहन गुप्ता ने एक पल सोचकर सहमति जताई। अगला वीकेंड ठीक होना चाहिए। चलो, साथ में जाकर इस स्थानीय तानाशाह को तंग करते हैं, अरुण पाठक ने रंजिश के साथ कहा। रविवार सुबह रोहन गुप्ता ने अपनी मिनी वैन चलाकर रमेश अग्रवाल के विला तक पहुंचा। लक्ष्मण देसाई और किशन गणपति ने कैरी बैग लिया और नोटों की गिनती शुरू कर दी। रोहन गुप्ता और रमेश अग्रवाल एक तरफ बैठकर चाय पीते हुए देख रहे थे। हर बार जब इस तरह का लेन देन होता था, विला में केवल वे 4 लोग ही होते थे। बहुत शांति थी। छोटे रोहन, तुम्हें सचमुच एक कार खरीदनी चाहिए। हर बार इस तरह वैन चलाकर आना, कई सावधान लोग विचार करने लगेंगे, रमेश अग्रवाल ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यह नहीं कि वह रोहन गुप्ता की मिनीवैन को नीची नज़र से देखता था। आखिरकार दूसरी पार्टी के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसके भी प्रतिस्पर्धी थे, और इतने बड़े विला क्षेत्र में उसका घर स्वाभाविक रूप से सबसे ज़्यादा ध्यान खींचता था। वीकेंड पर एक वैन अक्सर उनके घर आती थी। यह निश्चित रूप से संदेह पैदा करता था। अगर यह वैध व्यवसाय या दोस्तों की बात होती तो ठीक था,
कुछ छिपाने की जरूरत नहीं होने का मतलब है कि डरने की कोई बात नहीं, लेकिन जो वे कर रहे थे वह वैध व्यवसाय नहीं था, या ये कुछ हद तक सीमा से बाहर था, और वे चिंतित होने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें चोर होने का अपराध बोध सा महसूस हो रहा था। ठीक है, मैं अगले महीने एक खरीद लूंगा, अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। रोहन गुप्ता ने सहमति जताई। उसने भी इस समस्या को नोटिस किया था। न केवल सुरक्षा गार्ड बल्कि कई राहगीर जो उसकी मिनीवैन को देखते थे आश्चर्य से भरे हुए थे। मेरे पास एक टूटी फूटी वैन है, हमेशा रमेश अग्रवाल के विला पर जाता हूँ। प्रभाव वाकई में खराब था। ये तुच्छता की बात नहीं थी, बल्कि दोनों पक्षों को लगा कि उन्हें कम प्रोफाइल रखना चाहिए। कुछ हद तक एक टूटी मिनीवैन चलाना और लैम्बोर्गिनी चलाना दोनों ही बराबर ध्यान खींचते हैं। अगर पैसे की कमी हो तो मेरे पास है, रमेश अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर कि रोहन गुप्ता के पास कोई विचार नहीं है, उसे राहत मिली। उसे सबसे ज्यादा डर था कि रोहन गुप्ता का दिल शीशे का हो और कुछ शब्दों के बाद वो सोचे कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है। जरूरत नहीं, ये पर्याप्त है, रोहन गुप्ता ने कहा, इस लेन देन के 35 लाख रुपये सहित। उसके पास अब 41.5 लाख रुपये थे। कंपनी स्थापित होने के बाद निश्चित रूप से बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी, लेकिन अगली आय तक ये पर्याप्त होना चाहिए। तुम्हारी गारमेंट फैक्ट्री को हर जगह अपनी दुकानें खोलनी चाहिए। मैं रियल एस्टेट के कारोबार में हूँ और प्रांत के सभी बड़े शहरों में मेरी संपत्तियां हैं, लोकेशन भी अच्छी हैं और मैं दूसरे डेवलपर्स को भी जानता हूँ। जब तक आप एक स्टोर खोलना चाहते हैं, मैं सबसे अच्छी जगह, सबसे कम किराया सुनिश्चित कर सकता हूं, और यहां तक कि पहले साल का किराया भी टाला जा सकता है। रमेश अग्रवाल हंसा और बोला, वो सचमुच रोहन गुप्ता से दोस्ती करना चाहता था। बहुत बढ़िया, शुक्रिया अंकल रमेश। रोहन गुप्ता ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। हाँ, तुमने भी मेरी बहुत मदद की, छोटी सी बात है। रमेश अग्रवाल जोर से हंसा। अच्छा, जब यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं अंकल रमेश से संपर्क करूंगा, रोहन गुप्ता ने जवाब दिया। वह रमेश अग्रवाल के साथ भी विनम्र नहीं होना चाहता था। वह घमंड के कारण कष्ट नहीं सहना चाहता था। पहले लाभ प्राप्त करना बेहतर है। मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा, रमेश अग्रवाल ने कहा। आधे घंटे से भी कम समय में 1 करोड़ रुपए की नकदी गिनी गई। अंकल रमेश, चूंकि कोई समस्या नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कंपनी में मेरी एक मीटिंग है और सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है, इसलिए मुझे पहले सब कुछ ठीक करना होगा, रोहन गुप्ता ने उठकर कहा। ठीक है, मैं तुम्हें रात के खाने पर नहीं रोकूंगा। अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, रमेश अग्रवाल भी उठकर बोले। ठीक है अंकल रमेश, यहीं रुकिए, रोहन गुप्ता ने बोलना समाप्त किया। फिर वो मुड़ा और विला से बाहर चला गया। वैन के चले जाने के बाद लक्ष्मण देसाई ऊपर से नीचे आया। उसने भौहें चढ़ाईं और रमेश अग्रवाल से कहा, बॉस, आपको क्या लगता है कि रोहन गुप्ता से आए ये अमेरिकी डॉलर के नोट कहाँ से आए? अनुक्रमिक संख्याओं वाले इतने सारे नए नोट, मुझे संदेह है कि भारतीय रिजर्व बैंक भी उन्हें निकाल पाएगा। दरअसल बैंक के अंदर से कोई भी इस तरह के उत्पाद बाहर भेजने की हिम्मत नहीं करेगा, तो इसका एक ही कारण है, पैसा बाहर से आ रहा है, रमेश अग्रवाल ने अपनी मुस्कान पर काबू पाते हुए गहरी आवाज में कहा। लक्ष्मण देसाई ने हैरानी से पूछा, क्या तटीय शहरों में इसे धोना अधिक आसान नहीं होगा? मुझे लगता है तटीय इलाकों में कार्रवाई शायद ज्यादा सख्त है, और उन्होंने शुरुआती दौर में यही पानी में कोशिश करने का फैसला किया। क्योंकि ये निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं आए हैं, इसलिए हमें और भी कम चिंतित होना चाहिए। यह विदेशी मुद्रा का एक ठोस सृजन है। चूंकि यह बैंक से बाहर नहीं आया, इसलिए मुझे लगता है कि हम थोड़ा और साहसी हो सकते हैं, रमेश अग्रवाल ने अंततः निष्कर्ष निकाला। विला क्षेत्र छोड़ने के बाद रोहन गुप्ता ने मिनीवैन को रेस्तरां में वापस नहीं किया, बल्कि सीधे फैक्ट्री की ओर चल पड़ा। भले ही एक बॉस के रूप में छोटी मिनीवैन चलाना शर्मिंदगी भरा हो सकता था, लेकिन उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। रमेश अग्रवाल के विला में कार ले जाना उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला लगता था, लेकिन अपनी फैक्ट्री में ड्राइव करने के लिए उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं थी। बिल्कुल जैसे बिल गेट्स राष्ट्रपति से मिलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पहनना अनुचित होगा, लेकिन अगर वह माइक्रोसॉफ्ट में भिखारी के कब्जों में जाता तो कौन कुछ कहने की हिम्मत करता या सोचता कि वह असंगत है? रोहन गुप्ता को पता था कि ये दूसरों के दुर्भाग्य में आनंद लेने जैसा था, जो वर्क संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। अपने पिछले जीवन में वह केवल एक छोटा मोटा मैनेजर था, एक छोटा सा व्यक्ति। कम से कम अब तक वह वास्तव में हकीकत में जागा नहीं था। इस बार प्रिया खन्ना उसका दरवाजे पर इंतजार नहीं कर रही थी। उसके पास अपने कई काम थे। रविवार को प्रबंधन के लिए छुट्टी का दिन था, लेकिन इतने महत्वपूर्ण दिन पर कौन छुट्टी लेने की हिम्मत करता? अपराधबोध से ग्रस्त लोग घबराहट में अपने फैसले का इंतजार कर रहे थे। फैक्ट्री के कर्मचारियों को कल पता चला था कि फैक्ट्री एक युवा लड़के को बेच दी गई है, लेकिन इसका उनसे क्या लेना देना? वे हमेशा की तरह काम करते रहे। इस पर ध्यान देकर वेतन वृद्धि नहीं मिलने वाली थी, तो फिर परेशान क्यों हो? रोहन गुप्ता ने गाड़ी पार्क की और सीधे प्रिया खन्ना के ऑफिस में चला गया।
बॉस, आप इस बार मिनीवैन क्यों ले आए? प्रिया खन्ना ने पहले से ही चाय बना रखी थी। उसने रोहन गुप्ता को मिनीवैन से उतरते देखकर आश्चर्य जताया। रोहन गुप्ता हमेशा उसे हैरान करता था। एक पल में वह एक अमीर दूसरी पीढ़ी का लगता था, अगले पल वह नकली अधिकारी की दूसरी पीढ़ी की तरह व्यवहार करता था, और अब वह मिनीवैन चलाकर इधर उधर घूम रहा था। वह उसकी बदलती पहचानों के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि मिनीवैन किसकी थी, और उसने सोचा कि रोहन गुप्ता ने इसे कहीं से उधार लिया है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मेरे पास कार नहीं है। मिनीवैन चलाना ही काफ़ी है। रोहन गुप्ता ने सोफे पर चाय पीते हुए लापरवाही से जवाब दिया। साथ ही उसने मन ही मन एक कार खरीदने का फैसला किया। अगर अगले महीने शेयर बाजार में कुछ पैसे कमा लिए तो वह एक कार खरीदेगा। साथ ही उसे ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए, या शायद एक ड्राइवर रख लेना चाहिए, क्योंकि वह नाबालिग था और लाइसेंस नहीं ले सकता था। हाँ, आप मेरे पिता की सेंट्रो क्यों नहीं ले लेते? प्रिया खन्ना ने हंसते हुए सुझाव दिया। अगर मैं उसे ले लूं तो आप क्या चलाएंगी? रोहन गुप्ता ने प्रिया खन्ना को हैरानी से देखते हुए पूछा। अब जब मेरे पास पैसे हैं तो जाहिर है मैं कुछ बेहतर खरीदना चाहूंगी। वह कार बहुत भद्दी है, प्रिया खन्ना ने स्वाभाविक रूप से समझाया। क्या आप अपने बॉस के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं? रोहन गुप्ता ने हंसी और झुंझलाहट के साथ पूछा। पहले तो उसे नहीं पता था कि प्रिया खन्ना मजाक कर रही थी, और उसने सोचा कि वह दयालुता दिखा रही है। लेकिन जब उसने समझाया तो रोहन गुप्ता को एहसास हुआ कि वह अब एक अमीर लड़की है। सारे करों का भुगतान करने के बाद भी प्रिया खन्ना के पास अभी भी 30 लाख से ज्यादा रुपये थे। भले ही यह उसके पिता के पैसे थे, लेकिन इसमें क्या फर्क था? ही, बिल्कुल, क्या यह आपके सामने नहीं हो रहा है? प्रिया खन्ना ने हंसते हुए कहा। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे रोहन गुप्ता को छेड़ने में तेजी से मजा आने लगा था। हालांकि वह जानती थी कि यह रोमांटिक भावना नहीं थी। एकलौती संतान होने के नाते वह हमेशा से एक छोटा भाई चाहती थी, और रोहन गुप्ता को छेड़ना उसे छोटे भाई के साथ खेलने जैसा लगता था। अगर रोहन गुप्ता को पता चलता कि उसे खिलौने की तरह माना जा रहा है तो शायद वह गुस्से में खून उगल देता। ठीक है, आप अभी के लिए वो कार चला सकती हैं। जब कंपनी पटरी पर आ जाएगी तो हम कुछ नई कारें खरीदेंगे और आपको भी वैसी ही एक कार दे देंगे। रोहन गुप्ता ने झुंझलाहट लेकिन मनोरंजन के साथ कहा, ये जानते हुए कि उसे छेड़ा जा रहा है। उसे बुरा नहीं लगा। बहुत गंभीर होना उसे पसंद नहीं था। वह उसे बड़ी बहन की तरह मान सकता था। वाह, धन्यवाद छोटे बॉस, लेकिन आपके पास बचे हुए पैसे हैं। क्या मैं थोड़ा निवेश कर दूं? बोलने के बाद प्रिया खन्ना ने आंख मारी और रोहन गुप्ता को कोहनी मारी। फैक्ट्री बेचने से मिले पैसे के लिए उसके पास ज़्यादा निवेश के रास्ते नहीं थे। उसने शुरू में अपनी कंपनी शुरू करने के बारे में सोचा था, लेकिन अब वह किसी और के लिए काम कर रही थी, इसलिए पैसे को बैंक में छोड़ना बेकार होगा। अपने पिता की बात करें तो पहले उनके पास पैसे की कमी थी, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए फंड की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने कोई भी राशि हटाने की हिम्मत नहीं की थी, जिससे स्थिति थोड़ी तंग लग रही थी। लेकिन अब जब फैक्ट्री बिक गई थी तो इस राशि को बचाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि कर्मचारियों के पास बीमा था। एक बड़े बॉस के रूप में उनके पास कैसे नहीं हो सकता था? प्रिया खन्ना के पिता ने बीमारियों और चिकित्सा बीमा, सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ व्यावसायिक बीमा खरीदा था। कुछ लाख रुपये जल्दी खत्म नहीं होने वाले थे, और 6 या 7 लाख रुपये उनके पिता के लंबे इलाज के लिए काफ़ी थे। अरे, अपने बॉस को कम मत समझो। निवेश की बात भूल जाओ। तुम्हारे पैसे का क्या उपयोग है? क्या मैं कहीं और से करोड़ों उधार नहीं ले सकता? रोहन गुप्ता ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। अमीर होने का नाटक करते हुए उसने पहले प्रिया खन्ना को उनकी प्रतिभा के लिए शेयर दिए थे, पैसे के लिए नहीं। अपनी कंपनी के लिए उसे इतने सारे शेयर बांटने में कोई रुचि नहीं थी। भले ही ये शेयर बाद में उसके द्वारा जरूर कम किए जाएंगे, लेकिन उसकी योजना के अनुसार कंपनी को न केवल एक ब्रांड बनाना है, बल्कि विश्व प्रसिद्ध ब्रांडों और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर बढ़ना है। भविष्य में वह जो निवेश करेगा वह बहुत बड़ा होगा। चेहरा बचाने के लिए इस छोटे से निवेश को स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये परेशानी होगी। हम कंजूस, फिर आप अभी निवेश क्यों नहीं करते? प्रिया खन्ना ने रोहन गुप्ता का जवाब सुनते ही मुंह फुलाया। बेशक वह जानती थी कि रोहन गुप्ता उसके निवेश को स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसे फिर भी उसे छेड़ने में मजा आया। हाँ, अब पूंजी इंजेक्शन से क्या करोगी? हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। रोहन गुप्ता ने हैरानी से जवाब दिया। असली कारण ये था कि उसके पास अब पैसे नहीं थे, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा उसने जो कहा वह सच था। कोई उत्पाद नहीं थे, कोई कंपनी नहीं थी और कोई चैनल नहीं थे। क्या वे सीख शुरू करेंगे? ओह हाँ, प्रिया खन्ना ने जीभ निकालकर हंसी। कंपनी के पास वर्तमान में कुछ भी नहीं था, इसलिए इतने सारे पैसे खर्च करने की कोई जगह नहीं थी। अच्छा, स्टील कटिंग एज पर इस्तेमाल होना चाहिए। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि इमारत खरीदने या उच्च मूल्य वाले डिजाइनर टीम को काम पर रखने या फैक्ट्री उपकरणों का विस्तार करने का सुझाव दे। खाना धीरे धीरे खाना चाहिए और रास्ते सावधानी से तय करने चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप अपना खाना खत्म कर लेंगे और अपने दांत जल्दी घिस जाएंगे। क्या हमें अपनी गलती का एहसास हुआ?
चिंता मत करो, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। पहले कंपनी को व्यवस्थित करें। तुम मीटिंग शुरू करो, फैक्ट्री के मुद्दों को सुलझाओ और फिर कंपनी के मुद्दों को संबोधित करो। रोहन गुप्ता ने एक सिखाने योग्य बच्चे के भाव के साथ कहा। ये देखकर प्रिया खन्ना के दांत खुजलाने लगे और वह वाकई में उसके माथे पर थपकी देना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ठीक है, ये कहने के बाद प्रिया खन्ना ने रोहन गुप्ता को कॉन्फ्रेंस रूम में ले गई। कॉन्फ्रेंस रूम में पहले से ही काफी लोग बैठे थे, जिनमें परिचित चेहरे और नए चेहरे शामिल थे। नए चेहरों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे प्रिया खन्ना द्वारा लाई गई नई वित्तीय टीम थी। अन्य विभागों के लिए उत्तराधिकारी अंदर से ही चुने गए थे। रोहन गुप्ता को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे पहले किसी गलत काम में शामिल थे या नहीं। उसने कहा था कि पैसे वापस करने से पहले की हर चीज माफ कर दी जाएगी, जिसका मतलब है कि कोई पीछा नहीं किया जाएगा। हितों का गठजोड़ टूट गया था और जब तक कोई मूर्ख न हो, कोई गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करेगा। इन अलग अलग विचारों वाले लोगों को देखकर रोहन गुप्ता को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। पहले जब वह मीटिंग करता था तो नीचे बैठे लोग उसे ऐसे देखते थे जैसे वह अदृश्य हो। अब ऐसा नहीं था। जब हर कोई उसके फैसले का इंतजार कर रहा था, वह जानता था कि यह मानसिकता बहुत हानिकारक थी, जैसे किसी संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति या छोटे आदमी का अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। किसी तरह उसने खुद को समझा लिया कि वह अंततः इसकी आदत डाल लेगा और शायद इस रवैये को बदल देगा, जो उसे नहीं पता था कि कमी थी या नहीं। कम से कम अभी के लिए उसे खुशी महसूस हो रही थी। सभी को सुप्रभात। मैं कुछ उदास चेहरे देख रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आप पिछले कुछ दिनों से व्यस्त रहे हैं। मैं आपकी मेहनत की सराहना करता हूँ। कुछ नए चेहरों को देखकर भी खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेहनत करते रहेंगे और जैसे जैसे कंपनी फलती फूलती है, वैसे वैसे आपका वेतन भी बढ़ेगा। निश्चिंत रहें, जब तक आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मैं इसे वहन कर सकता हूँ। रोहन गुप्ता ने पुराने बॉस की मेज पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह एक छोटी लकड़ी की मेज पर बैठा था, एक सख्त लकड़ी की स्टूल पर, और कुछ अधेड़ उम्र के लोगों का सामना कर रहा था, फिर भी वह वाकई में संतुष्ट था। आखिरकार यह एक अच्छी शुरुआत थी, है ना? ये कहने के बाद रोहन गुप्ता ने एक पल के लिए रुका। नीचे से कोई तालियां न देखकर उसे बुरा नहीं लगा। आखिरकार एक युवा बॉस को तालियां देना कई लोगों के लिए वाकई में मुश्किल था। यह कोई प्रदर्शन शो नहीं था। खैर, ठीक है, मैं आपका समय बकवास में बर्बाद नहीं करूंगा। आप लोग फैक्ट्री की स्थिति मुझसे कहीं बेहतर समझते हैं। मैं नए नियुक्तियों की घोषणा करता हूं। रोहन गुप्ता ने थोड़े अटपटे लहजे में कहा। प्रिया खन्ना के चेहरे पर मनोरंजित भाव देखकर उसे लगा कि वो मन ही मन हंस रही थी। रोहन गुप्ता के शब्द सुनने के बाद ज्यादातर लोग सीधे बैठ गए। उनके चेहरों पर उम्मीद भरे भाव थे। प्रिया खन्ना फैक्ट्री डायरेक्टर के रूप में जारी रहेंगी। विशिष्ट कार्यों की देखरेख डिप्टी डायरेक्टर ललित देसाई करेंगे। वित्तीय विभाग प्रिया खन्ना और ललित देसाई को रिपोर्ट करेगा। सभी वित्तीय खातों को प्रिया खन्ना को जमा करना होगा, लेकिन हस्ताक्षर करने का अधिकार डिप्टी डायरेक्टर ललित देसाई के पास होगा। अगर आप 6 महीने में पूरी फैक्ट्री को संभालने में सक्षम साबित हुए, ललित देसाई, तो आपको फैक्ट्री डायरेक्टर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। अगर नहीं, तो मैं किसी और को ढूंढूंगा, समझ गए? रोहन गुप्ता ने ललित देसाई से कहा। ये कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने प्रिया खन्ना के साथ चर्चा की थी। भले ही ललित देसाई का चरित्र संदिग्ध था, लेकिन फैक्ट्री में और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे अस्थायी रूप से कमान सौंपी। उन्होंने उसे हस्ताक्षर करने का अधिकार सौंपा। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह इसे अच्छी तरह से संभाल सकता है और प्रलोभन का विरोध कर सकता है या नहीं। हाँ, बॉस रोहन, ललित देसाई खड़े होकर जवाब दिए। उन्हें असाधारण उत्साह महसूस हो रहा था। सालों की मेहनत के बाद वह आखिरकार शीर्ष पर पहुंच गए। आखिरकार ये तकनीकी रूप से एक पारिवारिक फैक्ट्री थी। जब तक प्रिया खन्ना के पिता नहीं जाते, उन्हें कभी पदोन्नति नहीं मिलती। बेशक वह पैसे की हेराफेरी नहीं करना चाहता था। ये सिर्फ इतना था कि प्रगति हमेशा खुशी लाती है ना? अधिक शक्ति हमेशा उत्साह लाती है ना? ठीक है, वित्तीय। रोहन गुप्ता ने अपने हाथ में मौजूद दस्तावेज के अनुसार विभिन्न नियुक्तियों की घोषणा जारी रखी, क्योंकि वह उन्हें नहीं पहचानता था या उनके नाम नहीं जानता था। कुछ लोगों को पता था कि उन्हें प्रबंधन स्तर पर पदोन्नत किया जाने वाला है, लेकिन वास्तविक स्थिति का सामना करने पर वास्तविकता ने धक्का मारा और कई लोग हैरान और पछतावे में थे। जब आप बहुत गहरे में होते हैं तो मुड़ना अक्सर मुश्किल होता है। एक बार जब आप भंवर में खींच लिए जाते हैं तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग पहले से ही इस्तीफा देने की सोच रहे थे, चूंकि वे प्रबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाले थे। वे वर्कशॉप में रहकर मजाक का पात्र बनने के बजाय इस्तीफा देना पसंद करते थे। वे रोहन गुप्ता द्वारा सताए जाने की संभावना से बचना चाहते थे, जो अपने शब्दों से मुकर सकता था। उन्होंने पहले ही 2 लाख रुपये तैयार कर लिए थे और आज सुबह प्रिया खन्ना को सौंप दिए थे। वे आभारी थे कि प्रिया खन्ना के पिता ने उनकी कद्र की और उनका पीछा नहीं किया, बल्कि उन्हें थोड़ा मुनाफा कमाने दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगले कुछ दिनों में सभी कामों को सुचारू रूप से स्थानांतरित कर देंगे। डिप्टी डायरेक्टर ललित देसाई, यह आपका काम है कि इसकी देखरेख करें।
चाहे वह कंपनी की संपत्ति का हस्तांतरण हो या सौंपने की प्रक्रिया, आपको प्राथमिकता देनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उत्पादन को प्रभावित न करे या फैक्ट्री कर्मचारियों में अस्थिरता पैदा न करे। एक बार फिर, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, रोहन गुप्ता ने पढ़ना खत्म करने के बाद ऊपर देखते हुए कहा। इस बार तालियां बजीं। नवपदोन्नत ललित देसाई ने सबसे पहले ताली बजाई और फिर लगभग 10 लोगों ने बिखरी हुई तालियां बजाईं। तालियों की आवृत्ति देखकर रोहन गुप्ता अपने चेहरे को ढकने से खुद को रोक नहीं सका, सोचते हुए, ओह कितना अटपटा, बहुत कम लोग हैं। ठीक है, बाकी सभी जा सकते हैं, काम पर लग जाएं और अपने कर्तव्यों को तुरंत सौंप दें। फैक्ट्री के सामान्य संचालन में कोई व्यवधान न हो। प्रिया खन्ना और डिप्टी डायरेक्टर ललित देसाई, आप लोग रुकें, रोहन गुप्ता ने खुद को संयमित करते हुए कहा। रोहन गुप्ता के बोलने के बाद बाकी सब चले गए, सिर्फ प्रिया खन्ना और ललित देसाई ही बचे। ललित देसाई ने चतुराई से कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा बंद कर दिया और सबसे आखिरी में पिछला खरीदार निकला, जो निराश था और अब दरवाजा बंद करने जैसी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, आप दोनों, सच कहूं तो कंपनी अभी नई नई बनी है और अभी भी कई चीजें पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। हमने अभी तक अपना ढांचा भी नहीं बनाया है, इसलिए अगले हफ्ते तक हम मौजूदा ऑर्डरों पर ही काम करते रहेंगे। आपका बोझ कम करने के लिए हम सिर्फ छोटे नए ऑर्डर लेंगे, बड़े नहीं। इस बीच आइए आंतरिक रूप से सामंजस्य बिठा लें। जल्द ही बिक्री और क्रय विभाग पूरी तरह से कंपनी में एकीकृत हो सकते हैं, इसलिए तैयार रहें। ये बचे हुए ऑर्डर हमें 1 महीने से ज़्यादा समय तक व्यस्त रखेंगे। उसके बाद मजदूरों को जाने न दें, उनसे सफाई करवाएं, फैक्ट्री में खतरों की जांच करवाएं, कौशल प्रशिक्षण प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें वगैरह। उन्हें वेतन जरूर दें, हम उन्हें बेकार नहीं बैठने दे सकते। इससे उन्हें दिवाली के लिए कुछ पैसे कमाने में भी मदद मिलेगी। उसके बाद वे वापस आएंगे या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर ललित। रोहन गुप्ता ने आगे बोलने से पहले कुछ क्षण रुके। हमें अपने नियम कानूनों में भी सुधार करने की जरूरत है। हमारा लक्ष्य एक ब्रांड स्थापित करना है और हर पहलू में कड़े मानक अपनाने होंगे। फैक्ट्री मैनेजर ललित, यह आप पर निर्भर है। आप अन्य सुस्थापित फैक्ट्रियों से सीख सकते हैं। तैयार होने पर इसे समीक्षा के लिए कंपनी के महाप्रबंधक को सौंप दें। महाप्रबंधक कौन है, यह आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अभी से लेकर साल के अंत तक कारखाने के लिए उत्पादन कार्यक्रम बनाएं, उन्हें महाप्रबंधक और मुझे सौंपें। आगे बढ़ते हुए, हर शुक्रवार की रात हमें अगले हफ्ते के काम की योजना और इस हफ्ते की प्रगति की रिपोर्ट चाहिए। झंझट की चिंता मत करो, यही सफलता की ओर पहला कदम है। क्या तुम दोनों को कुछ कहना है? रोहन गुप्ता ने पानी का घूंट लेते हुए उनकी ओर देखा और पूछा। नहीं, प्रिया खन्ना ने कहा। फैक्ट्री मैनेजर के तौर पर उसकी भूमिका बस नामात्र की थी। वह न तो फैक्ट्री का प्रबंधन करना चाहती थी और न ही जानती थी। उसे यकीन था कि एक बार जनरल मैनेजर की नियुक्ति हो जाने के बाद फैक्ट्री की जांच और सुधार करना उनकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए रोहन गुप्ता की मौजूदा योजना शायद अंतिम भी न हो। और कुछ नहीं कहना, ललित देसाई ने तुरंत जवाब दिया, ये जानते हुए कि एक महाप्रबंधक उनकी देखरेख करेगा और उनका कुछ अधिकार क्षेत्र कंपनी को सौंप दिया जाएगा। उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उत्पाद निर्माण की एक फैक्ट्री होने के नाते किसी बड़ी कंपनी का नेतृत्व करना असामान्य बात है। हालांकि उन्हें थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उन्होंने इसे अपरिहार्य मान लिया, जिसकी उन्हें पहले से ही आशंका थी। जहां तक नियमों, विनियमों और साप्ताहिक रिपोर्टों का मसौदा तैयार करने की परेशानी का सवाल है, परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करना, वही तो असली सिरदर्द और असहाय स्थिति है, जिसे ललित देसाई ने अच्छी तरह से समझ लिया था। कठिन समय से गुजरने वाले ललित देसाई को एक बात अच्छी तरह से पता थी, अगर आपका बॉस आपको कोई काम सौंपता है तो उसे अच्छी तरह से करें, वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि यह बहुत परेशानी वाला है, तो हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपके कठिन काम को लेने के लिए तैयार होंगे। जो लोग कार्यों को परेशानी भरा समझते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने और चुनौतीपूर्ण कार्यों का सामना नहीं किया है। ठीक है, फिर बहन प्रिया, अब देर हो रही है। डिप्टी फैक्ट्री मैनेजर ललित, आप जाकर काम की व्यवस्था करें। प्रिया और मैं कंपनी के संभावित कर्मचारियों का इंटरव्यू लेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक अकाउंटेंट है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऑफिस भी नहीं। रोहन गुप्ता ने आत्म उपहास के साथ कहा, यह महसूस करते हुए कि उनकी कंपनी सिर्फ एक खोल है जिसमें केवल एक बॉस और एक अकाउंटेंट है। हाँ, ये कहने के बाद ललित देसाई खड़े हुए और चले गए। अगला काम कंपनी के लिए एक स्थान चुनना था। मुख्य रूप से डिजाइन कार्यों को संभालने के लिए उन्होंने शहर में ऑफिस किराए पर लेने के बारे में कभी नहीं सोचा। प्रीफेक्चर स्तरीय शहर के केंद्र में कोई भी ऑफिस दिखावटी लगेगा। महंगे ऑफिस किराए पर लेने से उनकी प्रतिष्ठा में सुधार नहीं होगा। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प एक व्यवहारिक स्थान को बेतरतीब ढंग से चुनना था, जो कुछ हद तक प्रमुख हो और फैक्ट्री के करीब हो। प्रिया खन्ना सेंट्रो चलाते हुए रोहन गुप्ता को फैक्ट्री से ज्यादा दूर नहीं, उपनगरीय क्षेत्र में एक जगह ले गई। यह क्षेत्र व्यवसायों से भरा हुआ था, जिनमें से कोई भी विनिर्माण में शामिल नहीं था। इसके बजाय वे कंपनी प्रबंधन के आधार के रूप में काम करते थे।
चूंकि यह डेवलपमेंट जोन से ज़्यादा दूर नहीं था और इसका वातावरण अच्छा था, कई बड़े उद्यमों ने यहाँ अपने व्यवसाय स्थापित करने का फैसला किया था, खासकर लॉजिस्टिक्स कंपनियां। सड़क के किनारे इनमें से कई थीं। एक कंपनी के गेट पर पहुंचने के बाद, जिसके पास कोई साइन बोर्ड नहीं था, प्रिया खन्ना ने गाड़ी रोकी। मकान मालिक बाद में आने वाला था क्योंकि वह किसी काम में व्यस्त था। वहां सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड मौजूद था। चूंकि प्रिया खन्ना ने पहले इस जगह को देख लिया था, सुरक्षा गार्ड ने उन्हें पहचान लिया और अंदर जाने दिया। छोटे बॉस, मेरे द्वारा चुनी गई इस जगह के बारे में क्या ख्याल है? अच्छी है ना? जगह विशाल है और वातावरण अच्छा है। रोहन गुप्ता को चारों ओर दिखाने के बाद प्रिया खन्ना ने मुस्कुराते हुए उनकी राय पूछी। उसने पहले इस जगह का निरीक्षण किया था और इससे संतुष्ट थी, वरना वह रोहन गुप्ता को यहाँ नहीं लाती। काफी अच्छा, बहुत उपयुक्त, खासकर सजावट, ये शानदार है। रोहन गुप्ता ने प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। ये स्थान छोटा नहीं था। मुख्य गेट के ठीक सामने एल आकार की ऑफिस बिल्डिंग थी, जिसमें 3 मंजिलें थीं, जो 2 साल से भी कम समय पहले बनी थी, और इसमें नीले कांच की पर्दा दीवार थी, जो इसे आधुनिक रूप देती थी। सड़क पर मौजूद सभी कंपनियों में केवल इसकी सजावट इतनी प्रभावशाली थी। प्रत्येक मंजिल विशाल थी और इसमें कर्मचारी छात्रावास भी शामिल थे। सजावट भी सुरुचिपूर्ण थी। विशेष रूप से ऑफिस एक स्थानीय धनकुबेर की तरह शानदार दिखते थे, जो एकदम सही था। बिल्डिंग के पीछे एक गोदाम जैसी जगह थी, जिसे भविष्य में उपकरण रखने के लिए नवीनीकृत किया जा सकता था या उनके डिजाइन प्रोजेक्ट्स के लिए सैंपल रूम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। बिल्कुल, क्या मेरा स्वाद खराब हो सकता है? ये जगह मेरी एक सहपाठी के परिवार की है। उसके पिता, जिनके पास एक सजावट कंपनी थी, ने पहले ये जमीन खरीदी थी। हालांकि पिछले महीने उनका व्यवसाय असफल हो गया और उन्होंने इसे जारी रखने की इच्छा नहीं दिखाई, इसलिए उन्होंने इसे किराए पर देने की योजना बनाई ताकि कुछ किराए की आय प्राप्त हो सके। उनकी कंपनी मुख्य रूप से लग्जरी सजावट पर केंद्रित थी, इसलिए पूरी कंपनी को उच्च गुणवत्ता और समन्वित सामग्री से सजाया गया था। चाहे वह हरियाली हो या ऑफिस वातावरण, सब कुछ शानदार था। हालांकि किराया थोड़ा अधिक है। संपत्ति को बाजार में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए अब तक कुछ ही लोग इसमें रुचि दिखा चुके हैं, प्रिया खन्ना ने समझाया। शानदार, वाकई में बहुत अच्छा है। इसका किराया कितना है? रोहन गुप्ता ने संतुष्ट होकर पूछा। जब तक कीमत उचित हो, वह इस जगह को किराए पर लेने की योजना बना रहा था। उसके पास अभी इसे खरीदने की क्षमता नहीं थी। उसके खाते में मौजूद कुछ लाख रुपये का अल्पकाल में दूसरा उपयोग था, और वैसे भी यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होता। 5 लाख रुपये प्रति वर्ष सालाना भुगतान। वैसे बॉस, कंपनी का खाता शायद 1 साल का किराया देने में सक्षम नहीं होगा, प्रिया खन्ना ने याद दिलाया। मुझे पता है, मैं अभी कंपनी के खाते में 30 लाख रुपये ट्रांसफर करूंगा। हमें कुछ ऑफिस उपकरण खरीदने होंगे और डिजाइन कार्य के लिए जो भी चाहिए। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किराए की बात करें तो, चूंकि मकान मालिक आपकी सहपाठी है, मैं सौदेबाजी नहीं करूंगा। 5 लाख तो 5 लाख। उसे बुलाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाएं। रोहन गुप्ता ने सहमति में सिर हिलाया। वह बाहर से उदासीन लग रहा था, लेकिन अंदर से वह खून के आंसू रो रहा था। अभी अभी उसके हाथ में आए पैसे को गर्म करने का समय भी नहीं मिला था कि वह खर्च हो रहे थे। सिर हिलाकर उसने इसे स्वीकार कर लिया। आखिरकार यही बॉस की जिंदगी है। उसने इन विचारों से खुद को सांत्वना दी। ये कपड़ा फैक्ट्री निकट भविष्य में एक अथाह गड्ढा होने वाली थी। यहाँ तक कि जब यह मुनाफा कमाना शुरू कर देगी, तब भी व्यवसाय का विस्तार करने के लिए पुनर्निवेश करना जरूरी होगा। उसे कम से कम 2 साल तक किसी रिटर्न की उम्मीद नहीं थी। ठीक है। वाह बॉस, आप अमीर हैं। क्या आपके पास मुझे किसी अविवाहित प्रतिभाशाली युवक से मिलवाने के लिए कोई है? मैं अभी भी सिंगल हूँ, प्रिया खन्ना ने मजाक में कहा। खैर, खुद ढूंढ लो, मैं इसमें नहीं पड़ रहा। रोहन गुप्ता ने हंसकर बात टाल दी, क्योंकि वह प्रिया खन्ना के लिए उपयुक्त किसी युवा प्रतिभा को नहीं जानता था। कितना दुखद, बॉस को अपने कर्मचारियों की निजी समस्याओं की भी परवाह नहीं है, प्रिया खन्ना ने नकली दुखी भाव के साथ कहा, अपनी छाती पकड़ते हुए। रोहन गुप्ता ने लापरवाही से एक नज़र डाली और उसे नज़रअंदाज कर दिया। अपनी सारी सुंदरता के बावजूद प्रिया खन्ना की छाती विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं थी, और रोहन गुप्ता ने तो ये भी शरारतपूर्ण ढंग से सोचा कि शायद ये पैडेड हो। जहां तक शीतल मेहता की बात है, उसमें ज़्यादा संभावनाएं थीं, लेकिन उसे राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद की पुष्टि करनी होगी। वह धैर्य रख सकता था, क्योंकि अच्छी चीज़ों के लिए इंतजार करना पड़ता है। रोहन गुप्ता ने बस अपना सिर घुमाया और प्रिया खन्ना की टिप्पणियों को नज़रअंदाज कर दिया। वह उसके शब्दों में उलझना नहीं चाहता था। उसे फंसाने की कोशिश, कोई रास्ता नहीं। ये देखकर कि रोहन गुप्ता जवाब नहीं दे रहा था, प्रिया खन्ना बस हंसी और उसे छेड़ना बंद कर दिया और इसके बजाय अपनी सहपाठी से संपर्क करना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे बाद उसकी सहपाठी, जो पहले बहुत व्यस्त थी, अनुबंध के साथ जल्दी से पहुंच गई। यह एक ऐसी महिला थी जो विशेष रूप से आकर्षक नहीं थी। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद रोहन गुप्ता ने 5 लाख रुपये ट्रांसफर किए। इस बार उसने नकद या सिस्टम से जुड़े कार्ड का उपयोग नहीं किया।
क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा था। उसका रमेश अग्रवाल के खाते के साथ लेन देन था। उसने सावधानी बरती और एक अलग नाम के तहत पंजीकृत एक नए कार्ड का उपयोग किया, जिसमें अगले महीने शेयर खरीदने की तैयारी के लिए एक स्टॉक खाता भी जुड़ा हुआ था। उस समय पिछला खाता धन प्राप्त करेगा, सिस्टम उन्हें वापस ले लेगा और फिर इस खाते में वितरित करेगा। सिस्टम के साथ कोई भी इन फंडों के स्रोत और गंतव्य का पता नहीं लगा पाएगा। प्रिया खन्ना के साथ उनके लेन देन में भी इस कार्ड का उपयोग किया गया था। हालांकि इससे अभी भी उसे उन अज्ञात फंडों से जोड़ा जाएगा, लेकिन जब तक ये राष्ट्रीय जांच नहीं थी उसे डर नहीं था। लेकिन अगर राष्ट्रीय जांच की बात आई तो चाहे कुछ भी हो, वे आपको ढूंढ ही लेंगे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद दोपहर हो चुकी थी। उन्हें दूसरी पार्टी ने खाने पर आमंत्रित किया, आंशिक रूप से पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए और आंशिक रूप से परिचय के लिए, खासकर क्योंकि रोहन गुप्ता संभवतः इस 1 साल के बाद फिर से किराया नवीनीकृत करेगा। खाने के बाद रोहन गुप्ता और प्रिया खन्ना घर नहीं गए, बल्कि अपनी नई किराए की बेस में आराम करने लगे। प्रिया खन्ना ने भी एक एक करके इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को संदेश भेजे। चूंकि आज केवल मैनेजर और उससे ऊपर के पदों के लिए इंटरव्यू थे, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं थे। आज केवल 12 पदों के लिए थे, जिसमें 2 जनरल मैनेजर, 5 डिपार्टमेंट मैनेजर, कुल मिलाकर 37 उम्मीदवार। ये सभी प्रिया खन्ना ने एक हेडहंटिंग कंपनी से चुने थे। इतने छोटे स्थान में हेडहंटिंग कंपनियां कम थीं, जो आमतौर पर लेबर सर्विस कंपनी के बेस में थीं। प्रिया खन्ना ने जिसे चुना था वह काफ़ी प्रसिद्ध थी, जो एक प्रांतीय कंपनी की शाखा थी जिसकी प्रतिष्ठा काफ़ी मजबूत थी। बॉस, आपको थोड़ी देर आराम करना चाहिए। हम जनरल मैनेजर के उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू करेंगे, उसके बाद मैनेजरों के। उनके आने का समय अलग अलग है, इसलिए किसी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं फैक्ट्री से कुछ लोगों को भेज दूंगा जो उनका मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें रिसीव करेंगे, प्रिया खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। जरूर, मैं आपके लिए एक उप महाप्रबंधक नियुक्त करूंगा, लेकिन आप सिर्फ डिज़ाइन विभाग ही संभालेंगी, क्या ये ठीक है? रोहन गुप्ता बॉस की कुर्सी पर बैठे और कुछ सोचने के बाद बोले। चूंकि उन्हें एक ब्रांड बनाना था, इसलिए डिज़ाइन सबसे जरूरी था। प्रभारी व्यक्ति को उप निदेशक नियुक्त करना कोई असामान्य बात नहीं थी। कोई बात नहीं, शुक्रिया बॉस, मुझे डिज़ाइन बहुत पसंद है। ये सुनकर प्रिया खन्ना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि उसे लोगों को मैनेज करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये रोहन गुप्ता की पहचान और जोर को दर्शाता था। ठीक है, बढ़िया, वाह, ये सज्जाकार वास्तव में खुद के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। बोलना समाप्त करने के बाद रोहन गुप्ता ने कार्यालय के वातावरण को देखा और अफसोस जताया। जाहिर है, ये सब दिखावे की बात है। अगर वे घर पर ही खुद को नहीं सुधारेंगे तो बाहर जाकर व्यापार कैसे कर पाएंगे? प्रिया खन्ना ने आगे कहा। पुनश्च दूसरा अध्याय एक और है, इसे शायद देर से पोस्ट किया जाएगा। अगर आप इसे कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं तो क्या आप ऊपरी दाएं कोने में 5 स्टार दे सकते हैं? धन्यवाद। दोपहर की शिफ्ट शुरू होते ही प्रिया खन्ना ने फैक्ट्री से कुछ बेकार पड़े मजदूरों को बुलाकर व्यवस्था बनाए रखने और कॉन्फ्रेंस रूम व गलियारे की सफाई करने को कहा। आखिरकार उनका इस्तेमाल 1 महीने से ज़्यादा समय से नहीं हुआ था और उन पर धूल जम गई थी। पिछले मालिक ने लगभग सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, इसलिए सभी बुनियादी कार्यालय उपकरण मौजूद थे और हर आलीशान कार्यालय में कंप्यूटर भी थे। उन्हें बस ये पता नहीं था कि इंटरनेट अब चालू नहीं है या कनेक्शन में कोई समस्या है, लेकिन वे ऑनलाइन नहीं हो पा रहे थे। यह एक तरह से अच्छा था, इससे उन्हें कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत से छुटकारा मिल गया। आखिरकार उन्हें ईमेल चेक करने और स्टॉक मैनेज करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत थी। सिक्योरिटी कंपनी में मैन्युअली ऑर्डर देना बहुत बड़ी परेशानी होती। रोहन गुप्ता और प्रिया खन्ना भी व्यस्त थे। रोहन गुप्ता ने सबसे बड़ा पद चुनकर खुद को व्यस्त रखा। प्रिया खन्ना भी पीछे नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने भी एक पद चुन लिया। चूंकि सिर्फ एक ही पद बचा था, इसलिए वो भविष्य के महाप्रबंधक के लिए आरक्षित था। जहां तक दूसरे उप महाप्रबंधक का सवाल है, खैर अब तो उसे इसी से काम चलाना होगा। नई कंपनी का आधार देखकर कर्मचारी बेहद खुश थे। पिछली फैक्ट्री के तंग दफ्तरी माहौल की तुलना में ये जगह वाकई एक सामान्य दफ्तर जैसी लग रही थी। इसके अलावा उन्होंने सुना कि कंपनी कुछ अधिकार वापस लेगी और कुछ विभागों का विलय करेगी, जिससे सभी और भी उत्साहित हो गए। ये लोग खरीद और बिक्री के प्रभारी थे। फैक्ट्री का आकार छोटा हो रहा था, इसलिए उन्हें काफ़ी खाली समय मिलता था। हालांकि नए मालिकों के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ये स्पष्ट था कि ये नए मालिक ज़्यादा मजबूत थे। दोपहर 2 बजे जनरल और डिप्टी मैनेजर साक्षात्कारकर्ताओं का पहला बैच आ गया है। इन दोनों पदों के लिए ज़्यादा आवेदक नहीं थे, सिर्फ 5। जनरल मैनेजर के लिए 2 आवेदक थे, यानी दोनों में से किसी एक को नौकरी मिलनी चाहिए थी। हालांकि रोहन गुप्ता ने ऐसा नहीं सोचा था। अपनी कंपनी के महाप्रबंधक के मामले में वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकते थे। उस व्यक्ति को कंपनी के शुरुआती विकास को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम और रचनात्मक होना जरूरी था। अगर वे बाद के चरणों में योग्य नहीं होते तो उन्हें हमेशा प्रशिक्षित किया जा सकता था। अगर मौजूदा आवेदकों में से कोई भी उपयुक्त नहीं होता तो वो उस पद को खाली छोड़ देते और अगले बैच का इंतजार करते।
रोहन गुप्ता अपने दफ्तर की खिड़की के पास खड़ा होकर कई अच्छे अच्छे सूट पहने आदमियों को एक के बाद एक अंदर आते देख रहा था। उनकी उम्र अलग अलग लग रही थी और उनमें से दो तो महंगी कारों में भी आए थे, जिससे जाहिर होता था कि उनके पास या तो काबिलियत है या फिर दौलत। लेकिन यह उनके लिए कोई समस्या नहीं लगी। आखिरकार एक जनरल मैनेजर को काबिलियत की जरूरत होती है और कार खरीदने की क्षमता जाहिर तौर पर उनकी कमाई की काबिलियत पर निर्भर करती है। अगर आपने कई सालों तक काम किया और फिर भी कार नहीं खरीद पाए तो यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि आप कितने सक्षम हैं। अपने पिछले जीवन में वह हमेशा साक्षात्कार देने वाला रहा था। अब इस जीवन में पहली बार दूसरों का साक्षात्कार लेते हुए रोहन गुप्ता को काफी संतुष्टि महसूस हुई। बॉस रोहन, 5 आवेदक आ चुके हैं, एक कर्मचारी ने खटखटाकर कहा। रोहन गुप्ता का दरवाजा खुला हुआ था। काफी समय से कोई अंदर नहीं आया था, इसलिए कमरे को हवा की जरूरत थी। ठीक है, चलो कॉन्फ्रेंस रूम में जनरल मैनेजर के उम्मीदवारों का साक्षात्कार एक साथ करते हैं। बहन प्रिया और मैं थोड़ी देर में आते हैं, रोहन गुप्ता ने मुड़कर कहा। प्रिया खन्ना अभी भी अपने ऑफिस की सफाई कर रही थी, जबकि रोहन गुप्ता इंतजार कर रहा था कि प्रिया सफाई खत्म कर ले ताकि वह उसके लिए भी वही कर सके। अगर उसकी ममेरी बहन यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता, उसे घर को व्यवस्थित करना सबसे ज्यादा पसंद था। तुरंत ही रोहन गुप्ता ने सिर हिलाया। ऐसी दुष्ट सोच रखने के लिए उसे अपराध बोध महसूस हुआ। हाँ बॉस रोहन। बाद में रोहन गुप्ता और प्रिया खन्ना कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे। वह केवल वास्तविक शानो शौकत ही कह सका। उच्च स्तरीय सजावट के अपने काम के अनुरूप केवल कुछ दर्जन कर्मचारियों वाली एक सजावट कंपनी के लिए, जिसमें से ज्यादातर ऑफिस स्टाफ नहीं थे, ऑफिस बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। वर्तमान में 20 लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त विशाल कॉन्फ्रेंस रूम में पहले से ही 2 पुरुष इंतजार कर रहे थे। जब दोनों साक्षात्कारकर्ताओं ने प्रिया खन्ना को दरवाजे से आते देखा तो वे दोनों उससे प्रभावित हो गए। किसी ने भी रोहन गुप्ता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पहला कारण उनकी अत्यधिक युवा दिखने वाली उम्र थी और दूसरा ये कि प्रिया खन्ना ही उनकी संपर्क थी। दोनों ने मान लिया कि रोहन गुप्ता सिर्फ सहायता के लिए वहां था। जैसे ही वे अंदर आए, एक युवा साक्षात्कारकर्ता तेजी से प्रिया खन्ना के पास गया और चमकती मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। मिस खन्ना, नमस्ते, मेरा नाम चेतन ठाकुर है, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने रोहन गुप्ता को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, जो पहले अंदर आया था। हाँ नमस्ते, कृपया अपनी सीट लें। प्रिया खन्ना ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और उसका हाथ थामकर जल्दी से छोड़ दिया, उसके असली इरादों को भांपते हुए। फोन साक्षात्कार में उसने पहले ही नोटिस किया था कि यह आदमी बहुत चिकनी बातें करता था। यह कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि प्रबंधक में मित्रवत होना एक जरूरी गुण है, लेकिन वह न केवल चिकनी बातें करता था बल्कि उसमें शिष्टाचार की समझ भी नहीं थी। हाँ, जैसे ही मैंने आपकी आवाज़ सुनी मुझे पता था कि आप एक सुंदर महिला हैं। आज आपसे मिलकर यह पुष्टि हो गई। चेतन ठाकुर ने तुरंत अपनी अंतिम चाल चली। प्रशंसा। उसके दृष्टिकोण से कोई भी महिला उस पुरुष को ठुकरा नहीं सकती जो उसकी सुंदरता की तारीफ करता हो। प्रिया खन्ना ने सिर हिलाया और चेतन ठाकुर को अनदेखा कर दिया, जो अपनी सीट पर वापस नहीं गया था। वह सीधे कमरे में चली गई। रोहन गुप्ता की बात करें तो वह बस हंसा और उसके पीछे पीछे चला गया, ये जानते हुए कि एक बार कोई व्यक्ति उत्कृष्ट हो जाए तो उसके पीछे पीछे कोई न कोई जरूर आएगा। ये सामान्य बात थी, लेकिन ये जानना भी जरूरी था कि इसे कब और कहाँ दिखाना है। चेतन ठाकुर के बारे में उसकी धारणा एकदम से गिर गई। उसमें कोई विवेक नहीं था, वह जमीन पर नहीं टिका। जहां तक कामुक होने की बात है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर कोई पुरुष कामुक न हो तो रोहन गुप्ता के लिए उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता। ये देखकर कि प्रिया खन्ना ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, चेतन ठाकुर ने अजीब तरह से हंसा और अपनी सीट पर वापस आ गया। वह उच्च शिक्षित और अनुभवी था, इसलिए एक हेडहंटर ने उसकी सिफारिश की थी। उसमें इस स्थिति के लिए मनोवैज्ञानिक गुण थे। जहां तक दूसरे आवेदक की बात है, वह बस खड़ा हुआ, सिर हिलाया और सहजता से उनका अभिवादन किया। उसकी तुलना में वो कहीं ज्यादा स्थिर लग रहा था। रोहन गुप्ता मुख्य सीट पर बैठ गया और अपने सामने रखे रिज्यूमे की समीक्षा करने लगा। बड़ा वाला यानी विवेक मिश्रा, वह 34 साल का है और पहले एक बड़ी कपड़ा कंपनी में उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत था। जहां तक चेतन ठाकुर का सवाल है, वह 30 साल का है, पहले मुंबई में एक कपड़ा डिजाइन कंपनी में उपाध्यक्ष का सर्वोच्च पद संभाल चुका था। खैर, रोहन गुप्ता ने इन दोनों कंपनियों के बारे में कभी नहीं सुना था। आखिरकार वे सिर्फ कपड़ा उद्योग में हैं। अपने पिछले जीवन में उनके लिए कुछ ही कंपनियां परिचित थीं। इस उद्योग में कंपनियों का वितरण केवल भगवान ही जानता है। इस स्थिति में अगर वह उनकी क्षमताओं को नहीं समझ पाता तो एकमात्र चीज जो वह कर सकता था वो थी उनकी व्यक्तिगत प्रदर्शन को देखना। इस समय दोनों आवेदकों ने नोटिस किया कि रोहन गुप्ता ही मुख्य व्यक्ति थे। हालांकि आश्चर्य हुआ, लेकिन ये केवल एक पल के लिए था। इतने लंबे समय तक जीने के बाद उन्होंने कौन सी अजीब चीजें नहीं देखी थी। एक युवा बॉस होना अजीब, बिल्कुल भी अजीब नहीं। लेकिन दोनों ने कंपनी की क्षमताओं और अपने काम और भविष्य की संभावनाओं पर सवाल उठाए।
भले ही उन्होंने कई युवा प्रतिभाओं को सफल होते देखा था, लेकिन असफल होने वालों की संख्या कहीं ज्यादा थी। अगर 6 अंकों की तनख्वाह का लालच न होता तो वे इस छोटी कंपनी में साक्षात्कार के लिए नहीं आते। इस समय विवेक मिश्रा के मन में पीछे हटने के विचार आए। जहां तक चेतन ठाकुर का सवाल है, वह उत्साह से प्रिया खन्ना को देख रहा था। वह अभी तक अविवाहित था, क्योंकि उसने अभी तक पर्याप्त मजा नहीं लिया था। वह कई महिलाओं के साथ रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर उनमें से कोई भी प्रिया खन्ना के मुकाबले नहीं थी। इससे उसमें जीतने की इच्छा जागृत हुई। उसके मन में शुरू में पीछे हटने का विचार था, लेकिन जब उसे पता चला कि रोहन गुप्ता बॉस है, तो उसे लगा कि एक अवसर आ रहा है। एक बार जब वह मैनेजर बन जाएगा, तो क्या इस बच्चे का फायदा उठाना आसान नहीं होगा? क्या धन और महिला दोनों को हासिल करना आनंददायक नहीं होगा? विवेक मिश्रा, सही है ना? रोहन गुप्ता ने रिज्यूमे नीचे रखा और ऊपर देखा। नमस्ते, मैं विवेक मिश्रा हूँ। क्या मैं आपका सम्मानित उपनाम जान सकता हूँ? विवेक मिश्रा ने अपने विचारों को संभाला और जल्दी से जवाब दिया। मेरा उपनाम गुप्ता है। मुझे रोहन गुप्ता कहें, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ। आपके बगल में बैठी व्यक्ति, मुझे लगता है आपको पता होगा, हमारी कंपनी में डिजाइन की प्रभारी भविष्य की उप महाप्रबंधक हैं। रिज्यूमे में लिखा है कि आप खन्ना सिटी में एक कपड़ा कंपनी में डिप्टी मैनेजर थे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने इस्तीफा क्यों दिया? रोहन गुप्ता ने लापरवाही से पूछा। पारिवारिक व्यवसाय, विवेक मिश्रा ने बिना एक पल की देरी के जवाब दिया। उसका जवाब संक्षिप्त और समझदारी भरा था। उसने अपनी पिछली कंपनी की कमियों के बारे में बकवास नहीं की, क्योंकि ऐसा करने से वो मूर्ख दिखता। बहुत समझदारी भरा। और नमस्ते चेतन ठाकुर, ये हमारी कंपनी की जानकारी है। इसे देखें और बताएं कि आपके पास कोई अच्छी विकास योजना है या नहीं। रोहन गुप्ता ने 2 फाइलें सौंपी। उसे छोटी मोटी बातें करने में कोई रुचि नहीं थी। सबसे ज्यादा जरूरी था कि वे क्षमता और पहल दिखाएं। विवेक मिश्रा ने जानकारी ली और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जहां तक चेतन ठाकुर का सवाल है, उसने इसे जल्दी से स्कैन किया और ऐसा करते हुए उसके मुंह के कोने से एक तिरस्कार भरी मुस्कान निकल गई। रोहन गुप्ता और प्रिया खन्ना उसे देखते रहे। उन्होंने इसे नोटिस किया और हालांकि नाराज हुए, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। हालांकि उनके दिल में वे उसे पहले ही अयोग्य ठहरा चुके थे। एक कंपनी अपने बच्चे की तरह होती है। अगर कोई बेबीसिटर मेरे बच्चे को तुच्छ समझता है, तो उसे बिल्कुल भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। बॉस गुप्ता, आपकी कंपनी के बारे में थोड़ा समझने के बाद मैं अपनी राय व्यक्त करने की हिम्मत करता हूं। वर्तमान में कंपनी के पास सीमित धनराशि को देखते हुए मेरा सुझाव है कि आप ऑनलाइन चैनल्स आजमाएं। ई कॉमर्स तेजी से विकसित हो रहा है और भविष्य में यह एक विशाल बाजार बनने वाला है। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट लें। वर्तमान में वहां ज्यादा व्यवसायों ने दुकानें नहीं खोली हैं। मेरा मानना है कि शुरुआती चरण में, जहां पूंजी बहुत ज्यादा नहीं है, हम ई कॉमर्स के माध्यम से अपनी पहुंच और जागरूकता बढ़ा सकते हैं। जहां तक ब्रांड योजना का सवाल है, मुझे नहीं पता कि बॉस फ्रेंचाइजी करने की योजना बना रहे हैं या सीधे संचालन करने की। विवेक मिश्रा ने धीरे धीरे अपने विचार व्यक्त किए। सच कहें तो जब उसे डेटा मिला तो वह निराश हो गया। इस कंपनी पर ज्यादा कर्ज तो नहीं था, लेकिन ज्यादा पैसे भी नहीं थे। यह शायद एक प्रांतीय टीवी स्टेशन के विज्ञापन शुल्क को भी वहन नहीं कर सकती थी। ई कॉमर्स ही वह एकमात्र रास्ता था जो वह सुझा सकता था। वह इसे कंपनी के ब्रांडिंग सपनों के लिए एकमात्र रास्ता मानता था, सीधे फ्रेंचाइजी नहीं। रोहन गुप्ता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसे फ्रेंचाइजी मॉडल में कोई रुचि नहीं थी। कहें तो भविष्य में ऑनलाइन उपलब्ध फ्रेंचाइजी जानकारी, इसे कैसे कहें, 90% से ज्यादा ठग हैं। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कई लोग इससे चोट खा चुके हैं, इसलिए उसे फ्रेंचाइजी शब्द से ही घृणा हो गई थी। इसके अलावा अपनी दुकान का प्रबंधन करना बेहतर है। खैर, इसकी लागत कम नहीं है। मुझे माफ करें, लेकिन बिना करोड़ों के निवेश के पूरे प्रांत में शाखाएं फैलाना असंभव है। विवेक मिश्रा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उनके दृष्टिकोण में रोहन गुप्ता की योजना एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं थी। कंपनी की संपत्ति के साथ बिना पर्याप्त निवेश के जीवित रहना असंभव होगा। चेतन ठाकुर, आपका क्या कहना है? आपकी योजना क्या है? बिना जवाब दिए रोहन गुप्ता ने सीधे चेतन ठाकुर से बात की। इस समय वह पहले ही विवेक मिश्रा को पसंद कर चुका था। वे व्यापारिक रहस्य हैं, मेरे पिछले अनुभवों से प्राप्त कीमती अनुभव। जब तक आप मुझे नियुक्त नहीं करते, मुझे केवल खेद कहना होगा। चेतन ठाकुर, जिसने पहले दस्तावेजों को जल्दी से स्कैन किया था, ने मौके पर ही एक बहाना बनाया, क्योंकि उसे और कुछ कहने का नहीं सूझा। सच कहें तो विवेक मिश्रा के सुझाव के अलावा वह कोई बेहतर विचार नहीं दे सकता था। बिना पैसे के उनके पास केवल बिना पैसे वालों का रास्ता चुनने का विकल्प था। लेकिन वह वही बात नहीं कह सकता था जो विवेक मिश्रा ने कही, है ना? इससे उसकी कोई विशिष्टता नहीं दिखती। हाँ, अगर आप नहीं कहेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कंपनी को अच्छे से संभाल सकते हैं? रोहन गुप्ता हंसने से खुद को रोक नहीं सका। व्यापारिक रहस्य वाकई, उसने शायद सोचा होगा कि वह किसी बच्चे से निपट रहा है। साफ तौर पर वो उनके साथ मजाक कर रहा था।
निश्चिंत रहें, मैं जिस पिछली कंपनी में काम करता था वह एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डिज़ाइन कंपनी थी। इस प्रांत की छोटी कंपनियों से तुलना नहीं की जा सकती। हमारे पास विदेशों से बहुत सारे ग्राहक थे। अगर मुझे मैनेजर बनाया जाता है तो मैं उनके साथ साझेदारी की बातचीत करने की कोशिश कर सकता हूँ, चेतन ठाकुर ने गर्व भरे चेहरे के साथ कहा। बेशक, उनके शब्दों में बहुत अतिशयोक्ति थी। जहां तक इसकी प्रसिद्धि का सवाल है, केवल भगवान ही जानता है। अंतर्राष्ट्रीय काम के साथ एकीकरण की बात करें तो वे केवल कुछ छोटे ऑर्डर थे, लेकिन चेतन ठाकुर के दृष्टिकोण में इन देहातियों को ठगना संभव होना चाहिए। आखिरकार वो मुंबई से लौटा था, जिससे वो कुछ हद तक अभिमानी हो गया था। उसके पास प्रिया खन्ना की जानकारी नहीं थी, वरना वो केवल हीन भावना महसूस करता। समझा, अगर ऐसा है तो आप जा सकते हैं। मुझे आपके व्यापारिक रहस्यों की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे अपराध का दोष नहीं लेना चाहता। जैसे ही उसने ये सुना, रोहन गुप्ता का चेहरा बदल गया और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, काफी स्पष्ट रूप से वो सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहा था। जाओ, आपको इसका पछतावा नहीं करना चाहिए। मेरे बिना आपकी कंपनी निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगी। चेतन ठाकुर को जब पता चला कि उसकी जरूरत नहीं है तो वह तुरंत घबरा गया। वह खड़ा हो गया और धमकी दी, निक्कमे, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? रोहन गुप्ता ने भौहें चढ़ाकर कहा। चूंकि आमना सामना हो गया था, इसलिए उसके प्रति विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वहां एक सुरक्षा गार्ड होता तो वो उसे पहले ही बाहर फिंकवा देता। तुम बस इंतजार करो और देखो, तुम्हारी टूटी फूटी कंपनी, जिसके पास पैसे नहीं हैं, वह दिवालिया हो जाएगी। चेतन ठाकुर ने गुस्से में भुनभुनाया। बोलने के बाद वह प्रिया खन्ना की ओर फिर से देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसने उसकी आंखों में घृणा देखी और उसकी नफरत और बढ़ गई। लेकिन चूंकि अब कोई वापसी का रास्ता नहीं था, वह केवल इंतजार कर सकता था और देख सकता था। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास कनेक्शन नहीं थे। उस समय कुछ गड़बड़ करना उसके लिए अभी भी संभव था। पुनश्च ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। मैं कल जारी रखूंगा। जो लोग इसे कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं, कृपया ऊपरी दाएं कोने में 5 सितारा रेटिंग देने के लिए एक क्षण रुकें। धन्यवाद। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मिस्टिक स्टोरी हब चैनल पर।